नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग का जैसा आपको पता है यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए जीएस का जो पार्ट है पेपर 1, 2, 3 का उसको लेकर आज चल रहे थे लगातार। तो अभी क्या है, हम लोग पार्ट वाइज जैसे एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स और एक पर्टिकुलर क्लास में जो है प्रॉपर आपका यूपी स्पेशल को कवर अप यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो अलग अलग अभी कर रहे थे उसको कंपाइल्ड रिवीजन जो है इस सेशन में मेरे द्वारा उपलब्ध आपको कराया जा रहा है। तो लगातार 4 दिन या 5 दिन के सेशन ये है जिसमें हम लोग कंप्लीट रूप में रिवीजन करेंगे इस चीज को। उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का यूपीएससी मेंस के लिए। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन से, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी करंट अफेयर का सेशन में लेकर आता हूँ। अन अकेडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड ps10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे जानने का कृषि विपणन प्रणाली होती क्या है। ठीक है, किसको कहते हैं ये, आखिर इसका मतलब क्या है, क्यों आवश्यक है और भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इन चीजों पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। चलिए भाई, तो कृषि विपणन प्रणाली। तो कृषि विपणन प्रणाली में किसी विक्रय योग्य कृषि वस्तु के उत्पादन के निर्णय को सम्मिलित करते हुए बाजार संरचना से जुड़े हुए सभी संस्थागत पहलुओं यथा निगम, कानून, मंडियां, दलाल आदि को और इसके क्रियात्मक पहलुओं अभिग्रहण, परिवहन, भंडारण, विक्रय आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो एक बड़ी संकल्पना है आपकी, जो पूरा कंसेप्ट है वो कृषि विपणन प्रणाली का एक बड़ा कंसेप्ट है। आखिर ये होता क्या है, इसको समझने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है फिर से, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। कि देखिए, कृषि विपणन प्रणाली शब्द से ही सारी चीजें क्लियर है कि एक कृषि उत्पाद जो कि खेत में पैदा हो रहा है, इसको जो है एक प्रोडक्ट तक, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाने में या प्रोडक्ट के लेवल तक पहुंचाने में जो भी सिस्टम होता है, उन सभी सिस्टम को इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे जो भी निगम, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानून कि भाई जैसे अब कृषि कानून आया था इस तरीके से जुड़े हुए अन्य कानून, मंडियां कैसे होंगी, मंडियों का संचालन कैसे होंगे, उसमें जो दलालों को दूर करने की व्यवस्था है वो कैसी होगी, और साथ साथ इनके क्रियात्मक पहलू, इनको बोला जाता है निगम, कानून, मंडी, दलाल को संस्थागत पहलू। ठीक है, तो संस्थागत पहलू के साथ साथ जो क्रियात्मक पहलू है, और क्रियात्मक पहलू में क्या आता है, अभिग्रहण। जैसे कि आपको पता है कि अभिग्रहण मतलब कि जैसे एफसीआई क्या करता है, अभिग्रहण करता है हर साल गेहूं धान का। ठीक है, तो अभिग्रहण को रखा गया है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि मंडी से सेंटर से मंडी तक कैसे जाएगा, या किसान से खेत से आपके गोदाम में कैसे आएगा, उसका रख रखाव यानी भंडारण कैसे होगा, और भंडारण के बाद उसकी बिक्री कैसे होगी यानी एमएसपी वगैरह सारी चीजें। ये सारी चीजें जो है टोटल ओवरऑल को बोला जाता है कृषि विपणन प्रणाली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कैसे एक प्रोडक्ट जो है धान या गेहूं या कुछ भी जो है खेत से निकलकर मार्केट तक पहुंचने में जो सारा सिस्टम सेटअप होता है, इस पूरी सिस्टम को कृषि विपणन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं एक कुशल कृषि विपणन प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। किसको कहा जाएगा कि हाँ ये भैया एक बेस्ट कृषि विपणन प्रणाली है, और क्या एक चीज होनी चाहिए एक बेहतरीन कृषि विपणन प्रणाली में। तो एक अच्छे एएमएस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, सिस्टम के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम या उसको कुछ भी कह सकते हैं, तो इसके लिए एक कुशल कृषि विपणन प्रणाली के लिए क्या क्या होने चाहिए, इसको देखते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। देखिए मेंस के हिसाब से है, मैं आप लोगों से बार बार बता दूं, जैसे मेंस जब आप यूपीपीसी से लिखे तो या तो स्टार बना के लिखे, ठीक है, बोल्ड बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा नंबर जो है मिलते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ का इस्तेमाल कम करके अपनी चीजों को पॉइंट वाइज जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। तो एक कुशल विपणन प्रणाली के लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्राथमिक उत्पादक अर्थात किसान को संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला ध्यान रखा जाता है, और कि वो जो पैदा कर रहा है यानी कि जो किसान है उसको सबसे अधिक लाभ मिले, यानी सबसे अधिक प्रतिफल उसका मिले, क्योंकि वो वही सोर्स है जिसके माध्यम से हमें ये चीजें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करने की बात करते हैं किसान के, एमएसपी की गारंटी हमें दी जाए। ठीक है, एमएसपी की गारंटी जो है कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है।
दूसरा जो एक कुशल प्रणाली का पॉइंट है वो है प्राथमिक उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता, यानी कि जो किसान है और एक जो अंतिम उपभोक्ता यानी कि हम लोग है, मान लीजिए हम लोग जैसे प्राप्त करने वालों को अंतिम उपभोक्ता के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, के बीच कीमत का अंतर कम हो। और कीमत का अंतर कम से कम कब होगा? जब एक सुस्पष्ट नियम होंगे, एक पारदर्शी व्यवस्था होगी खरीदने से लेकर बेचने तक की, दलालों से दूरी होगी सेंटर्स की और मंडियों की। ये सब जब हम व्यवस्था अपना पाएंगे तो ही क्या कहते हैं कि ये अंतर को हम कम पाट पाएंगे। हो सकता है किसान बहुत ही कम 10 रुपए किलो आपको चावल बेच रहा हो या गेहूं बेच रहा हो, मान लीजिए गेहूं, ठीक है, 10 रुपए किलो गेहूं उसका बिक रहा हो, लेकिन आपके पैकेटिंग के बाद आप जब देखते हैं, आप राजधानी का या किसी का खरीदते हैं तो इसकी कीमत 35 से 40 रुपए तक आपको देखने को मिल जाती है। ये है तो रिफाइंड है तो वगैरह वगैरह करके, एमपी का है, दुनिया भर की उसमें गोलेबाजी करके कुछ 40-50 रुपए तक का पहुंचा देते हैं। तो ये जो 40 रुपए का बीच का अंतर आया ना, ये बड़ा अंतर है। इसी अंतर को कम करने की बात करता है एक कुशल कृषि विपणन प्रणाली। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है इसमें, वो कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रभावित किए बगैर उपभोक्ताओं तक उन्हें पहुंचना। अब भाई जब गेहूं एक खेत से निकला तो नो डाउट वो क्या कहते हैं कि बढ़िया साफ सुथरा और शुद्ध क्या कहते हैं कि गेहूं है, जिसका एक बेहतर क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब इसी में बीच में क्या होती है, दलाली शुरू होती है, पैकेजिंग वाले से लेकर जो कंपनी इसको पैकेज गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर रही है, उसमें मैदा मिला दे रही है, ठीक है, कहीं दाल है तो उसमें कंकड़ मिला दिया जा रहा है, चावल है तो उसमें प्लास्टिक के दाने डाल दिए जा रहे थे। ये जो सारे सिस्टम बनते हैं ना, वो एक्स्ट्रा लाभ कमाने के लिए होते हैं और ये कभी भी एक कुशल विपणन प्रणाली का अंग नहीं हो सकते। तो तीसरा पॉइंट में ध्यान रखना है कि गुणवत्ता जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे कुशल विपणन प्रणाली के, ठीक है। इन 3 बातों को अगर ध्यान रखा जाएगा तो किसी भी देश के लिए, और भारत जैसे खासतौर देश में जहां पे गरीबी है, जहां पर हमें खाद्य सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है, वहां के लिए एक कुशल विपणन प्रणाली बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं कि इन चीजों को करके हम एक बेस्ट कृषि विपणन प्रणाली प्राप्त कर सकते हैं, तो आखिर समस्या क्या है, क्यों नहीं क्या कहते हैं कि भारत जैसा देश एक बेहतरीन कृषि विपणन प्रणाली को कर पा रहा है, यानी उसकी व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहा? आखिर कोई ना कोई तो कारण होंगे। तो इन्हीं कमजोरियों पर हम बात करेंगे कि भारत की वर्तमान जो कृषि विपणन प्रणाली से मुख्य कमजोरियां क्या क्या हैं, क्यों जो है हम बेस्ट विपणन प्रणाली जो है कृषि विपणन प्रणाली को नहीं अडॉप्ट करा पा रहे हैं इंडिया में। तो इस पर आइए देखते हैं कि करके पॉइंट। सबसे बड़ी समस्या है हमारी क्या? भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता क्या होता है, पहले एक आसान भाषा समझ ली, फिर उसकी एक लैंग्वेज में पहुंचा देंगे। देखिए आपको पता है कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसकी एक क्षमता होती है सस्टेन करने की, ठीक है, उसकी सस्टेन करने की क्षमता होती है कि मतलब इतने दिन तक वो खराब नहीं होगा, उसके बाद वो खराब होगा अगर उसको उसी फॉर्म में रखा गया तो। उसके लिए क्या करते हैं कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज वगैरह चीजें जो है बनाई जाती है, या कम से कम ऐसी जगह हो जहां पे वो भीगे ना, गीला ना हो, इस तरीके की व्यवस्था। लेकिन इस चीज का सर्वथा अभाव देखा गया भारत जैसे देश में, क्योंकि किसी भी किसान के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि जितना वो उगा रहा है अपने खेत में, उस सभी चीजों को भंडारण में रख सके, इसीलिए औने पौने दाम पे बेचता है। ठीक, तो सबसे पहली समस्या हमारी क्या है? भंडारण की क्षमता। भारत में किसानों के पास भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। किसानों द्वारा मुख्य रूप से कच्चा भंडारण किया जाता है। कच्चा भंडारण कैसे होता है? आप देखते होंगे गांव में त्रिपाल से ढक दिया, खेत में ही खलिहान में, ठीक है, पुआल से ढक दिया, तो इसे कहते हैं कच्चा भंडारण, जो कि एक लिमिटेड पीरियड तक ही रख सकते हैं और उसी के बीच में अगर मौसम खराब हुआ, कुछ हुआ, तो वो चीजें खराब हो जाती है, जो अधिक सुरक्षित नहीं होता। इसके अलावा उन्हें भंडारण से जुड़ी वैज्ञानिक विधियों की जानकारी भी नहीं होती। भाई जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहां पर पूरा साइंटिफिकली मैनेज होती है चीजें, ठीक है, साइंटिफिकली मैनेज होती हैं वहां पर, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे देश में किसानों के पास नहीं, क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव है। वो उत्पादन कर ले, क्योंकि अधिकतर भारत में जो किसान है ना, वो सीमांत कृषक है, मतलब जिनके पास छोटी जमीनें हैं, वो किसी तरीके से कृषि कर रहे हैं, यही अपने आप में उपलब्धि है। तो ऐसे में उनसे कहना कि भैया आप एक अच्छी भंडारण क्षमता व्यवस्था करो, वो भी सही नहीं है। तो सबसे पहली समस्या है कृषि विपणन प्रणाली की भारत जैसे देश में, वो है क्या है? भंडारण क्षमता। एक बार सेशन लाइक शेयर जरूर कर दिए सभी लोग। दूसरा है सूचना का अभाव। सूचना का अभाव, कैसी सूचना? इसमें सबसे पहले शिक्षा की कमी है। देखिए होता क्या है कि हमारे जो आप परंपरागत बिहार यूपी के गांव में चले जाइए, किसी भी जो क्या कहते हैं थोड़ा सा पिछड़ा राज्य है, वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे जो किसान है, आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप लोग भी गांव घर से जुड़े होंगे, तो जाओगे देखोगे तो कई पीढ़ियों से एक ही तरीके की कृषि जो है वो किए जा रहा है।
क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि उनको बाकी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी जो कृषि विपणन प्रणाली की समस्या है वो क्या है? सूचना का अभाव और अन्य कारणों से किसानों को बाजार से जुड़ी हुई जुड़ी हुई सूचनाएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। उनको नहीं पता होता है कि सरकार ने नया एमएसपी रेट क्या तय किया है और सरकार और क्या व्यवस्था करने वाली है इन फ्यूचर में। ठीक है, बाजार का तत्काल का रेट क्या चल रहा है, इनकी जानकारी इनको नहीं हो पाती है और उसके आधार पर जाके वो औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेच दे देते हैं। ठीक है, तो दूसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिल रही है कृषि विपणन प्रणाली की? जो है सूचना का अभाव। तीसरा है परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था, या तो आपको लिखना है मेंस में पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस की यही डिमांड है आंसर लिखने के लिए। या तो आप पॉइंट वाइज लिखे या हेडिंग बना बना के लिखिए। अगर आप सोचोगे पैराग्राफ पैराग्राफ लिख दोगे तो उतने नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, उतने नंबर आपको नहीं मिलेंगे। एक सेकंड का समय दे दीजिएगा, चार्जिंग ऑन करना भूल गया मैं। चलिए, पता नहीं क्यों बार बार पिन छोड़ दे रहा है एक मिनट चार्जिंग का। एक सेकंड, सॉरी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा वो बार बार पिन बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके चक्कर में पिन छोड़ दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमने तीसरी बात की कि तीसरा जो अब है हमारा सिस्टम, वो है हमारा परिवहन का। परिवहन का सिस्टम हमारे इंडिया में खराब है। उसके पीछे बड़े सारे कारण है। भारत के जो सभी गांव है ना, वो रेलवे पक्की सड़कों से जो है नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा भारत में धीमी गति से वाहनों का प्रयोग होता है, इससे परिवहन की लागत जो होती है ऊंची हो जाती है। दो तीन समस्याएं हैं भारत में। एक तो सभी गांव और जो है पक्की सड़कों से जुड़े नहीं है, तो बरसात के महीने में उन प्रोडक्ट्स को लेकर आना, जो पके हुए मतलब कि जो खेतों से निकले प्रोडक्ट्स हैं, उनको शहरों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरी, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तुलना करें तो भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड है ट्रक की या ट्रेन की, वो तुलनात्मक रूप से कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखेंगे आप लोग, एक नई योजना शुरू की गई है, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, गति शक्ति योजना का जो काम है ना, वो मेनली यही है। बेसिक जो लाया जा रहा है उसमें दो चीजें, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, और दूसरा जो है, दूसरी जो चीज उसमें आएगी वो आएगी कि आप जो है सस्ता, उससे क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है वहां, उसको जो है सही समय तक पहुंच जाता है अगर अपने सही समय पर, तो उसके दो लाभ होते हैं। एक तो प्रोडक्शन जो हो रहा होता है उसको कच्चा माल रेगुलर मिल जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी फायदा होता है कि जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो हम अगर लंबा ट्रेवलिंग का टाइम ले लेते हैं, उसके पीछे कई कारण है, उस पर बताऊंगा क्या क्या कारण है लंबी ट्रेवलिंग के। तो जब लंबा टाइम हम ले लेते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे दूध हो गया, टमाटर हो गया, इस तरीके के जो प्रोडक्ट, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये रास्ते में इसका कई पार्ट जो है खराब हो जाता है। तो परिवहन व्यवस्था का अभाव जो है वो भारत में क्या करता है, एक जो अच्छी कृषि विपणन प्रणाली है उसको प्रभावित करता है। अब धीमे होने का कारण क्या है? एक तो सड़कें अच्छी नहीं है, हमारे पास हाई हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, चाहे परिवहन के लिए चाहे व्यक्तियों के लिए। दूसरी क्या है, करप्शन की वजह से जगह 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 जो है पुलिस वालों द्वारा और अन्य जो रोडवेज विभाग होता है, आरटीओ विभाग होता है, वो जो है ट्रकों को बाधित करता है उसके स्वतंत्र संचालन के लिए। ठीक है, और जाम की जैसी समस्याओं की वजह से क्या होता है, हमारा परिवहन जो होता है वो लेट लतीफ का शिकार होता है। तो तीसरा सबसे बड़ा बाधक तत्व है परिवहन। चौथा बाधक तत्व है मंडी। मंडी, भारत में मंडी की संख्या पर्याप्त नहीं है। एक अनुमान के अनुसार 454 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी है। ठीक है, 454 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी का है एक अनुमान के अनुसार, जबकि किसान आयोग के अनुसार 5 किलोमीटर की त्रिज्या में जो है एक मंडी होनी चाहिए। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है जो चाहिए और जो है में। ये अंतर जो है, अब मंडी से क्या होता है ना,
कि भाई आपके घर के पास की कोई मंडी है मान लीजिए, तो आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच लोगे। हो सकता है कि बस एक ट्रैक्टर है, उससे या नहीं भी है ट्रैक्टर तो आप जो है जो रेगुलर किसी का लेके कर दोगे, आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका घर से 25 किलोमीटर दूर आपकी मंडी, 30 किलोमीटर दूर आपकी मंडी है, तो एक बार आने जाने में ही आपकी लागत जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। दूसरी क्या होगी कि कभी कभी मंडियों में जाते तत्काल जो है आपका, चाहे धान हो चाहे गेहूं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो तत्काल नहीं खरीदे जाते, उसमें समय लगता है, नंबर आने में समय लगता है। तो ऐसे में अगर मंडी दूर है तो आप एक ही पता 3-4 दिन बाद तो एक ही चक्कर बेच के आ पाए। एक जो है मंडी की अनुपलब्धता भी जो है एक बेहतर कृषि विपणन प्रणाली में भारत में बाधक है। फिर नंबर आता है बिचौलियों का। भाई एक बहुत बड़ा जो है कारण है जो कि कृषि सुधार का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, ये है बिचौलियों का अंत। ठीक है, तो बिचौलिए कौन होते हैं? जो जो मेन खरीदार होता है और किसान के बीच, ये क्या करते हैं कि आपसे 10 रुपए किलो कोई प्रोडक्ट खरीद लिया किसान से, और किसान के पास मजबूरी है, उसको पैसे की जरूरत है, और साथ साथ में उसको जो है कहीं आने जाने उसके खेत से उठा लेंगे पैसा, उसका धान गेहूं जो भी होगा। ठीक है, अब उसको जो है अपने पास, उनके पास तुलनात्मक रूप से, क्योंकि इनको खेती तो करनी नहीं है, तो अपना थोड़ा बहुत भी इन्होंने भंडारण क्षमता विकसित कर ली है। अब ये जो है लॉबिंग करके, ये सब करके इसको जो है प्रभावित करते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन में 5-6 बिचौलिए होते हैं। मतलब कि पूरी प्रणाली जो हमने बात की ना, भंडारण से, भंडारण की, पैकेजिंग वाली, ठीक है, नियमों की, हर चीज पे जो है एक न एक बिचौलिया बैठा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो 10 रुपए वाला प्रोडक्ट है, जो गेहूं 10 रुपए में किसान ने बेचा गेहूं, वो फाइनल आटा बनते बनते 40 से 50 रुपए किलो हो जाता है, वो भी मिलावट वाला। 40 से 50 रुपए हो जाता है, वो भी मिलावट वाला। ठीक है, जो 10 रुपए में आया था। अब देखिए इससे क्या होता है, अगर हम इस लेयर को कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है, इसका 10 रुपए का आटा, 10 रुपए का जो गेहूं है इस किसान का, हो सकता है 15 रुपए में भी आराम से बिकना शुरू हो जाए, और अब आपको भी हो सकता है 25 से ज्यादा करना पड़ेगी। तो ये अंतर पाटने की कोशिश की जाती है अच्छी जो है कृषि विपणन प्रणाली के माध्यम से। ठीक है, अगली समस्या भारत में क्या है कृषि विपणन प्रणाली की? वो है धारण क्षमता। कैसी धारण क्षमता? भारत में अधिकांश किसान आर्थिक स्थिति जो है उनकी कमजोर है। जैसा मैंने बताया कि सीमांत किसान है भारत में अधिकांश, जिसके कारण वे माल की लंबे समय तक जो है नहीं रोक पाते। जैसा मैंने बताया, जैसे कि अब किसी किसान ने क्या किया, कृषि की, सीजनल कृषि होती है, और हम लोग के भारत में आप देखते होंगे कि शादियों का जो एक कंसेप्ट है ना, शादियों को उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मान लीजिए, तो किसान ऐसे शादी रखता है अपने लड़की की, लड़के की, जो भी, खासतौर लड़की वाली शादी में, कि वो जस्ट कटाई के बाद ही रखी जाती है अमूमन। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि किसान के पास आय का एकमात्र सोर्स होता है जो वो फसल बेचेगा वो। अब ऐसी दशा में जब वो, मान लीजिए उसकी क्या कहते हैं कि उसमें जब उसने फसल कटवा के रख ली, अब जब बेचने की बारी आई तब क्या चल रहा है, किसी ने वजह से वो उचित रेट की वजह से या इंतजार करने की वजह से बेच नहीं पा रहा, और इधर उसने शादी की डेट वगैरह फिक्स कर रखी है, उसे चाहिए तत्काल पैसा, और उसके पास उसके अलावा कोई और पूंजी है नहीं। तो क्या करेगा वो? औने पौने दामों पे उसको किसी बिचौलिए को या किसी को बेच देगा ताकि उसको तत्काल पैसा मिल जाए। तो धारण क्षमता न होने की वजह से भी क्या है, एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है भारत जैसे देश को। आइए, तो हमने हमने क्या देखा कि कृषि विपणन प्रणाली क्या होती है, उसमें एक अच्छे कृषि विपणन प्रणाली के क्या आधार होते हैं, और हमारे देश में, भारत में, इसके संदर्भ में क्या क्या समस्याएं हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूरा बनता है कि कृषि विपणन प्रणाली को समझाते हुए इनकी कमजोरियों को इंगित करें, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बनता है। इसी के तहत एक फ्रेश क्वेश्चन आ जाता है एपीएमसी एक्ट, यानी कि राज्य कृषि विपणन अधिनियम पर। ठीक है, स्वतंत्र टिप्पणी रूपी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी मैंने एक जगह रख दिया है, इसको देख लीजिए कम से कम, कि बाई चांस अगर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जीएस वाले सेक्शन में क्या होता है, हमारे पास विकल्प नहीं होता है ना। जीएस वाले क्वेश्चन में हमारे पास विकल्प नहीं होता, किस चीज का? क्वेश्चन को छोड़ने का, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, 20 के 20 करने होते हैं। ऐसे में आपके पास जब ऑप्शन नहीं, तो कम से कम एक दो बार अगर कोई चीज देखे रहेंगे आप, क्योंकि कृषि वाला सेक्शन जो है इस बार बड़ा महत्वपूर्ण है, और पूरी उम्मीद है मुझे एक या दो क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए देखने को एग्जाम में। तो ऐसे में उसके हर पहलू पर खास तौर से देखिए, जो बात चल रही है ना, ये जो कृषि सुधार के लिए जो बिल लाए गए थे, जिसको वापस कर दिया गया, तो उसमें इन सब चीजों का जिक्र है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों का जिक्र है।
तो अलग से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो राज्य कृषि विपणन अधिनियम क्या है? ये कृषि राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। इसलिए कृषि वस्तुओं के विपणन का कार्य जो है राज्य स्तरीय संस्थाओं की देखरेख में संचालित होता है। इन संस्थाओं में एपीएमसी, ठीक है, कहा जाता है, यानी राज्य कृषि विपणन कहा जाता है। इसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए कहा जाता है कि भारत की कृषि विपणन प्रणाली अकुशल होती चली जा रही है। एक बार सत्संग को लाइक से सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। ये किसानों को सुरक्षित करने के बजाय उनके शोषण को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा इनकी कार्यप्रणाली सही न होने के कारण भारत में खाद्य वस्तुएं महंगी होती चली जा रही है। एपीएमसी एक्ट जो लाया गया था उसमें बहुत दोष थे, और उन दोषों के कारण क्या है, जिस चीज के लाया गया था ठीक इसके उल्टा काम जो है ये कर रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि एपीएमसी एक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी है ये, ठीक है। तो लागू करने के मुख्य लक्ष्य ये था कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य उनको प्राप्त हो और उनका शोषण न हो, जबकि देखा यह गया व्यवहारिक रूप से कि हो इसका उल्टा रहा है। क्या समस्या है राज्य के एपीएमसी एक्ट में जिनकी वजह से जो इसकी मूल थी, जो इसका मूल था उससे ये प्राप्त नहीं कर पाया? देखते हैं। यह एक इस बात का प्रावधान करता है कि कृषि वस्तुओं का पहली बार विपणन एपीएमसी द्वारा अधिसूचित मंडियों में ही किया जाएगा। पहली शर्त ये क्या लगाता है कि जो भी खरीद फरोख्त होगी किसानों के प्रोडक्ट की, वो इस एक्ट के माध्यम से जो रजिस्टर्ड मंडियां होंगी वहां होंगी, इसके अलावा कहीं नहीं होंगी। ठीक, पहली समस्या। अब इससे क्या होता है, लंबी लंबी लाइनें, किसानों की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। अब अधिकारी जो होंगे वहां पे, जो खरीदने वाले लोग होंगे, बिचौलियों का बोलबाला, आप जब तक पैसा ऊपरी नहीं खिलाओगे आपका माल उतरेगा ही नहीं। ये सब समस्याएं यानी इसके माध्यम से शुरू हुई। इसको ही दूर करने के लिए ओपन मंडी की व्यवस्था इस कानून में करने का प्रावधान किया गया था। दूसरा, एपीएमसी मंडियों में व्यापारियों की संख्या सीमित रहती है। मतलब जो रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे ना वही उस मंडी में जा सकते हैं, अन्य कोई बाहरी व्यक्ति खरीदार बन के किसानों का माल खरीदने नहीं जा सकता। अब इससे क्या होता है कि किसानों की मजबूरी होती है कि उनमें से ही किसी को चुनना है। अब वो क्या कर लेते हैं, लॉबिंग कर लेते हैं आपस में मिलकर। 10 20 25 मान लीजिए व्यापारी हैं, सबने तय कर लिया कि देखो कोई भी 25 रुपए से अधिक का रेट नहीं देगा। अब ऐसे में किसान के पास ऑप्शन ही नहीं है, भैया अब उसको बेचना ही है, उस किसी के पास जाओगे नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो अब क्या हुआ, तो जिस चीज के लिए मंडी बनाई गई थी, जिस चीज के लिए एक्ट लाया गया था कि भाई जहां पर अधिक भाव देकर किसान को समृद्ध किया जा सके, वो व्यवस्था खत्म हो गई। ठीक है, अगर यहाँ मैक्सिमम लोग होते, यानी मैक्सिमम ऑप्शंस होते, देश भर के व्यापारी आते, तो क्या होता, वो अपने हिसाब से चुनते। अब यहाँ क्या, लॉबिंग की वजह से समस्या आ रही है। नए व्यापारियों को आसानी से क्या होता, लाइसेंस नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि पुराने वाले लॉबिंग करके इनके लाइसेंस नहीं बनने देते हैं। इससे क्या होता है, प्रतियोगिता का क्या है, अभाव है। ठीक, दूसरी समस्या। तीसरी क्या समस्या है हमारे एपीएमसी की, कि मंडियों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है कि किस व्यापारी को कैसे लाइसेंस दिया जाएगा, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटीज होंगी, और किस आधार पर इसको लाइसेंस दिया जाएगा और किस आधार पर किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और लाइसेंस की अवधि भी कम है। तो ये समस्या होती है, बार बार रिन्यूअल करने के लिए बस वहां भी फिर चक्कर काटो और सारी समस्याएं होती हैं। तो ये हमारी तीसरी समस्या है मंडियों की, यानी कि एपीएमसी एक्ट के माध्यम से। एपीएमसी एक्ट किसानों की उपभोक्ताओं तथा खाद्य वस्तुओं की उत्पादक कंपनियों तक सीधे पहुंच को रोकता है। भाई अब आपने ये फिक्स कर दिया इस एक्ट ने कि किसानों को अपना माल सीधे यहां मंडी में बेचना है। अब मान लीजिए अगर आपके पास ये विकल्प होता, तो रिलायंस या बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, वो कहेंगी कि ठीक है, आप आपका आपका वहां पे बिक रहा है इतने का, आप ऐसा कीजिए हमारे यहाँ पर हम आपको अधिक रेट दे रहे हैं, आप हमको दे दीजिए। लेकिन नहीं बेच सकते क्योंकि ये एक्ट क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो कंपनी उपभोक्ता और खाद्य वस्तुओं के उत्पादक कंपनियों तक, आज जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट किसान से खरीदना चाहूँ, लोग छोटे लेवल खरीद लेते हैं लोग, हम बात यहाँ बड़े लेवल कर रहे हैं। अब ये नहीं कहूंगा 2 किलो तो मैं जाकर सीधे किसान से खरीद सकता हूँ, तो खरीद ही सकते हैं मान लीजिए आप। लेकिन एक्ट जो है प्रतिबंधित करता है अपने क्षेत्र के किसानों के लिए। ठीक है, पांचवी जो समस्या हमें देखने मिलती है पीएमसी एक्ट की,
कि संविदा कृषि को अनुमति ये नहीं देता। इसी को खत्म किया जा रहा था, ध्यान रखिएगा, एपीएमसी एक्ट को ही खत्म किया जा रहा था। ये जो 3 कृषि कानून थे, इन्हीं सब समस्याओं के मद्देनजर, ठीक। तो एपीएमसी एक्ट संविदा कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति नहीं देता। इसके कारण न केवल किसानों को नुकसान होता है बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी। कैसे? इस पर बहुत चर्चा हुई होगी, आप लोगों ने सुना होगा। आखिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा क्या था कि कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा हो जाएगा। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा फायदा था, हमारे यहाँ समस्या क्या है, हमारे यहाँ पे जो किसान है वो गरीब किसान है। मतलब गरीब किसान का अर्थ है कि जिनके पास जोत छोटी है, उनके खेत का आकार छोटा है, ठीक है। अब खेत के आकार छोटे होने पर क्या होता है, जो कृषि की आधुनिक मशीनें हैं बड़ी बड़ी, जैसे हार्वेस्टर हो गया और भी बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं आजकल, तो वो सही से संचालित नहीं हो पाती। ऐसे में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, संविदा कृषि होती है, तो एक कोई व्यक्ति कई सारे लोगों का खेत जो है उस पर ले लेता है, या आपस में मिलकर किसान क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं कि हमारा ये जो बड़ा सा चक होगा 4-5 किसानों को मिलकर 10 बीघे, 20 बीघे, 25 बीघे का, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ गेहूं बोएंगे इस पूरी बाउंड्री में, और कुछ नहीं। और इसके लिए हम लोग जो है अपना हिस्सा तय कर लेते हैं, जिसका जिसका कितना खेत, उसके हिसाब से उसकी उतनी भागीदारी, ठीक है। और उसी के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, आपस में पैसा लगाते हैं, उसी से आपस में फिर उसमें क्या बड़ी मशीनें आसानी चल जाती हैं। साथ में जब एक ही फसल ज्यादा क्षेत्र में फैले रहते तो कम खाद, कम क्या कहते हैं, पानी में काम हो जाता है। कैसे कि भैया, जब आपकी वेस्टेज कम होता है, मतलब आपके जो भी खाद लग रहा है, पानी लग रहा है, या फिर उसको देख रेख लग रही है, वो कम कीमत उसकी लगती है, यानी कि आपको महंगा नहीं पड़ता है। इस वजह से संविदा कृषि की बात इसमें की गई थी, जो नया कृषि बिल लाया गया था, ठीक है। लेकिन एपीएमसी एक्ट क्या करता है, इसको अनुमति नहीं देता। छठी समस्या है कि भारत में किए गए एक अध्ययन से यह पता लगता है कि एपीएमसी मंडियां में केवल 20 से 30% माल के लिए खुली नीलामी का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब फिक्स रेट पे बिक जाता है। मात्र भी क्योंकि सब मिली भगत है। यहां पर होता क्या, 20 से 30% माल, वो भी ऐसा माल की खुली नीलामी कराएंगे जो बिकता नहीं। तो खुली नीलामी भी देखा गया कि यहाँ पर कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले से आगे ही उनके गुंडे जो होंगे व्यापारियों के, वो आपको बता जाएंगे कि इस रेट पर बिकेगा, आपकी जब बोलेगी इस रेट को बोलना। ये सब सारी चीजें जो है दिक्कत है हमारे एपीएमसी एक्ट की। अगली समस्या हम देखते हैं एपीएमसी की, कि कई राज्यों में एपीएमसी के चुनाव आयोजित नहीं कराए जाते। मंडियों के लिए चुनाव भी आयोजित करते हैं ना, कि इसमें जैसे कि जो व्यापारी संघ होगा उनके चुनाव होते हैं, तो चुनाव ही आयोजित नहीं करें, पद के पद खाली पड़े हैं, ठीक है। और इनका सभी संचालन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है, जबकि दोनों को कंबाइंड रूप में मिलकर करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, मनमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हर चीज का रेट बढ़ेगा। ये समस्याएं भी हमें देखने को हमें एपीएमसी एक्ट के तहत मिल रही थी। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए ये जो कृषि कानून लाया गया था, इसको रद्द करने की बात जो है की जा रही थी, कि इस एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार राज्य स्तरीय जो एपीएमसी है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अनुकरण के लिए एक मॉडल एएमसी एक्ट लाया गया। हालांकि उसमें भी कमियां हैं, लेकिन काफी हद तक जो है उसने सुधार किया, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं बन पाया था बेहतर। इसी वजह से जो है ये कृषि कानून में इसको पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा एपीएमसी एक्ट क्या है और एपीएमसी से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। हमने दो टॉपिक देखे अभी तक। एक तो हमने देखा कि कृषि विपणन प्रणाली क्या होती है, उसकी समस्याएं भारत जैसे देश में क्या है, एपीएमसी क्या है, और एपीएमसी से जुड़ी भारत में समस्याएं क्या। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि अनअकैडमी के ऐप को कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड PS10 यूज करना है, और ये फ्री क्लासेस आपको दिखने लगेंगी। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। ये एक 12 मार्च से स्टोर जो है अनअकैडमी का खोला जा चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर में। यहाँ पे जाके आप अभी सब्सक्रिप्शन से लेकर हर चीज की क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। एक स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को आयोजित होता है 10 बजे। इसमें पार्टिसिपेट करके रैंक 25 तक के बच्चे 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी के कोर्सेज का प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आरओ की टेस्ट में पार्टिसिपेट करके 25% का स्कॉलरशिप भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारथी नामक बैच 16 मार्च से चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री मिनी सीरीज थी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कॉम्बो जो है इस टाइम मिल रहा है 12 महीने कोर्स यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपल का 9,350 और 6 महीने का 7,650। वीडियो को लेना चाहते हैं तो इस कॉम्बो में आप ले सकते हैं, और इसके लिए आपको
10% डिस्काउंट के लिए यहाँ पे मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ कैटेगरीज जो है इनको स्वतंत्र रूप से अलग से कर दिया गया है ताकि कम फीस में आप जो है इन कोर्सेज को प्राप्त कर सके। इसमें लेखपाल, बीडीओ और कांस्टेबल ये चीजें उपलब्ध है। इस पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको बस करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज करना है PS10। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो मेंस के लिए बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सारथी नामक एक बैच 16 मार्च से शुरू किया गया जो PCS 2022 के लिए जो 12 जून को प्रस्तावित है उसके लिए कंप्लीट पैकेज बैच का आपको मिल रहा है। और लक्ष्य नामक बैच एक 9 मार्च से संचालित हो रहा है, इसमें 11 बजे आपको मेरी पॉलिटी के सेशंस मिलते हैं। 2023 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस का ये शानदार बैच है। एक और 25 फरवरी से सारथी नामक बैच संचालित किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है UPPSC और UPSSC। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़ने का एक्सेस मिलता है, मल्टीपल कोर्सेज स्ट्रक्चर पेडागॉजी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। देखिए RO के लिए एक प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें आप 25% स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके। ये बहुत ही शानदार ऑफर उनके लिए जो लोग लेखपाल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा निकाली गई है अनअकैडमी की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ आप लेखपाल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, जिसकी फीस मात्र 1000 रुपये रखी गई 3 महीने की, और 6 महीने की फीस 1500 रुपये रखी गई है, और 12 महीने की फीस 2000 रुपये रखी गई। और इसमें भी आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं PS10 तो आपको 20% का जो है डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। एक शानदार ऑफर जो लोग SSSC वीडियो की तैयारी, सॉरी लेखपाल की तैयारी करें उनके लिए ये नई कैटेगरीज लॉन्च की गई। अगर आपको इसमें से किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेना है या किसी चीज की तैयारी करनी है तो आप जो है पर्टिकुलर कैटेगरी में सिर्फ एडमिशन लेकर उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है। उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट यहां भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे भारत में भूमि सुधारों की क्या रूपरेखा है, मतलब क्या क्या प्रयत्न है जिसके माध्यम से भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, या अब तक उठाए गए कदम कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया भूमि सुधार के संदर्भ में। तो इसमें सबसे पहले बिचौलियों का अंत। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो शुरुआत में बिचौलिए थे उनकी वजह से जो ग्रामीण विकास और भूमि सुधार की जो भारत सरकार की योजनाएं थी ना वो असफल होती प्रतीत हो रही थी। उसके पीछे का मूल कारण क्या था कि जब नई नई आजादी मिली थी और लोग इतने सजग नहीं थे, इसका लाभ जो है कुछ वर्गों ने उठाना शुरू किया था और वो अंत में जो है बिचौलियों की भूमिका में आ गए। देखेंगे करके क्या क्या हुआ, कैसे कैसे। तो भारत में बिचौलियों भूमि का ऊंचा लगान वसूलते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण नीति का अनुकरण किया गया, जिससे जनसंख्या का पलायन गांव की ओर बढ़ा। भारत में मद्रास राज्य द्वारा सबसे पहले बिचौलियों के अंत की शुरुआत की गई और 1972 तक भारत में सभी राज्यों द्वारा बिचौलियों का अंत कर दिया गया। यह भारत में सर्वाधिक सफल भूमि सुधारों में से एक माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ भूमि सुधार के नाम पे? बिचौलियों का अंत। फिर हमने काश्तकारी सुधार किया, काश्तकारी अधिनियम लाया गया, उसमें सुधार किया गया। उसमें क्या क्या किया गया इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने उसमें क्या किया, काश्तकारी सुधार के अंदर भी सब पॉइंट्स हैं। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, लगान का नियमन किया। इसके माध्यम से भारत में भूस्वामियों द्वारा वसूले जाने वाली लगान को नियमित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग कानून बनाए गए, लेकिन भारत में ऊंचे लगान वसूल होते रहे। योजना आयोग के अनुसार लगान की मात्रा कुल कृषिगत उत्पाद का 1/5 से लेकर 1/4 तक होनी चाहिए, लेकिन लगभग आधे, मतलब कुल उपज का आधा जो है लगान के रूप में वसूला जा रहा था। तो ये जो है काफी बड़ा अंतर था कि मतलब जब कोई कृषक अपना जो उत्पादित कर रहा है कोई प्रोडक्ट, उसका आधा तो लगान में दे दे रहा था। तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो सबसे पहले क्या किया गया, लगान का नियमन किया गया। दूसरा जो प्रयास किया गया काश्तकारी में, वो काश्तकारी में स्थायित्व की व्यवस्था की गई। यह देखा गया था कि स्थायित्व में से उत्पादकता बदलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में भूमियों पर संबंधित काश्तकारों को स्थायी करने के बारे में सोचा गया।
इस हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग कानून बनाया गया। ठीक है, जो मतलब जोत रहा था भूमि, भूमि उसी की, इस संदर्भ में एक व्यवस्था आई और स्थायीकरण किया जाने का प्रावधान किया। अलग, क्योंकि राज्य कृषि राज्य का सूची का विषय है, तो ये व्यवस्था राज्य ने अपने अपने यहां पर शुरुआत इसकी की। फिर स्वामित्व संबंधी अधिकार दिए गए, काश्तकारी के अंतर्गत ही स्वामित्व संबंधी अधिकार। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखा गया कि लंबे समय यानी कि लगभग 12 वर्ष से खेत जोतने वाले काश्तकारों को संबंधित खेतों का भूस्वामी बना दिया गया। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस संदर्भ में अलग अलग कानून भी बनाए गए। ठीक है, तो लगभग 12 साल तक जो जिस खेती को जोत बो रहा था, उस खेत को उसी का मान लिया गया। ठीक है, तो स्वामित्व संबंधी अधिकार भी प्रावधान किए गए, किसके लिए? भूमि सुधार का एक अंग के रूप में इसको देखा जाता है। भूमि का पुनर्गठन, पुनर्गठन। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी समस्या थी, मैंने बताया था भारत में जो है, आप लोग को पहले बता चुका हूं कि खेतों के आकार के संदर्भ में, कि जो खेतों का आकार था वो छोटा होता चला गया, छोटी जोत जिसे कहते हैं, ये भारत में कृषि की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो भारत में छोटे खेतों की समस्या है। भारत में खेतों का औसत आकार न केवल छोटा है, बल्कि वो निरंतर छोटा होता जा रहा है। इसके कारण क्या है, देख लीजिए, हो सकता है स्वतंत्र क्वेश्चन भी आ जाए कि भारत में छोटे जोत के आकार के खेत क्यों पाए जाते हैं। तो इस तरीके, तो इसके क्रम में क्वेश्चन में पॉइंट बढ़ा सकते हैं। भूमि का उपविभाजन तथा उपखंडन। ठीक है, जैसे कि भैया धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे परिवारों का टूटना हो रहा है, परिवार दर परिवार कहते हैं वंशानुक्रम। जैसे किसी किसी परिवार के पास मान लीजिए 10 बीघे जमीन है, अब वो उसके 2 बच्चे हुए तो 5-5 बीघे में बढ़ गई, अब उनके भी 2-2 बच्चे हो गए तो 2.5-2.5 बीघे में बच गए, फिर उनके 2 बच्चे हो गए। सोचिए इस तरीके से आकार क्या हुआ, छोटा होता चला जा रहा। साथ साथ संयुक्त परिवार थे तो संयुक्त भूमि हुआ करती थी, और चाचा ताऊ सबकी भूमि साथ में अपना चल रही है, उसी में साथ में कृषि हो रही है, उत्पाद में अपना अपना जो भी होता था देख लेते थे। लेकिन क्या संयुक्त परिवार अब रहे नहीं गांव में भी, तो ऐसी दशा में भी हो रहा है। जनसंख्या का दबाव की वजह से भी भूमि का विस्तार अब जो है, भूमि तो सीमित है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो उसकी वजह से भी जोतों का आकार छोटा पाया जाता है। और किसानों की ऋणग्रस्तता, किसान ऋणी होता चला जाता है, क्योंकि उसको कृषि से उतना लाभ मिलता नहीं है, तो अंतिम में वो हताश निराश होकर अपने ही खेत का कुछ हिस्सा बेचना शुरू करता है। तो ये प्रमुख कारण है छोटी जोत होने के। भारत में जो खेतों का औसत आकार है ना, 1.15 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक औसत कितना है, 3.7 हेक्टेयर का है। देखिए, हम लगभग आधे से भी कम है भारत का औसत हेक्टेयर। तो ऐसे में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए समाधान भी है कुछ। क्या समाधान है देख लीजिए एक बार। सबसे पहले चकबंदी लाएगी सुधार के रूप में। ठीक है, चकबंदी ये क्या थी? चकबंदी की प्रक्रिया में लोगों के स्वामित्व में बदलाव करते हुए छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। भारत में चकबंदी अधिक सफल नहीं रही। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका 1 बीघा खेत इधर है, फिर दूसरे का 2 बीघा खेत है, फिर आपका उधर 1 बीघा खेत है, ऐसे जो खेत बटे रहते थे ना, उनको क्या किया गया, एक जगह कोलिब्रेट कर दिया गया और आपको इंटर चेंज किया गया एक तरीके से खेतों को। तो ये व्यवस्था जो है चकबंदी कराई, लेकिन बहुत ज्यादा जो है सफलता यहाँ पर देखी नहीं जा सकी, क्योंकि लोगों ने गुणागणित करके और कानून में उपलब्ध कमियों का सहारा लेके क्या किया, इससे पार पा लिया, और चकबंदी जो है भारत में बहुत सफल नहीं हो पाई। ठीक है, फिर दूसरा समाधान क्या है? सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव। जैसा कि आपको पता है, जो नया कृषि कानून आया था उसमें इस चीज का प्रावधान किया गया था। तो सहकारी कृषि यानी कि कोऑपरेटिव कृषि की बात इसमें की गई। इसमें क्या था कि सहकारी कृषि में स्वामित्व को बदले बिना, मतलब जिसका खेत है उसी के नाम पर रहेगा, किसान मिलकर कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में वे अपने खेतों को आपस में मिला देते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत एक समिति का पंजीकरण करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था बनाई गई। जैसे अब देखा आप लोगों को, सहकारिता पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जैसे कि अब सहकारिता मंत्रालय बना दिया गया। ऐसे में ये व्यवस्था की करके जो है क्या कर सकते हैं हम जो छोटी जोत की समस्या का समाधान, क्यों जो क्या दिक्कत आती है छोटी जोत में, पहले ये समझ लीजिए तभी समझ में आएगा। देखिए दिक्कत क्या आती है, एक खेत है इतना बड़ा,
अब इसमें तो मतलब मान लीजिए बड़ा खेत था, एक चक मान लीजिए पूरा 1 बीघे का ही है। 1 बीघे में आसानी से बड़ी बड़ी मशीनें आसानी से जो है उसमें उसमें आधुनिक जो मशीनें हैं कृषि की वो चल सकती हैं, घूम सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। और साथ साथ सिंचाई उचाई भी सहूलियत भरा हो जाता है। लेकिन जब ये खेत के टुकड़े हो जाएंगे छोटे, तो पहली बात तो क्या होगा कि हो सकता है कि ये अलग फसल बोए हुए हो, आप अलग फसल बोए हुए हो। ठीक, ऐसे में क्या होता है कुछ फसलें एक दूसरे के लिए हानिकारक होती हैं, एक समस्या आती है। दूसरा, लागत अधिक लगती है। अगर आपको क्या कहते हैं कि जैसे इस पूरे खेत को जोतना हो सिंगल को, तो आप एक जगह से पानी छोड़ दोगे, धीरे धीरे पानी अब यही तक आपका पानी सीमित दे रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या है, इतने में ही फिर पानी खराब जाएगा, बर्बाद जाएगा। मान लीजिए बगल खेत में कोई खेत नहीं, लेकिन आपका पानी फिर भी बह के जाएगा। दूसरी, जो आप रसायन का छिड़काव करते हैं, जो मतलब सॉरी खादों का छिड़काव करते हैं, उस पे जो है उस पे भी लागत कम आती है इसमें। ठीक है, यूरिया वगैरह में। इसलिए क्या कहते हैं कि माना जाता है कि बड़े जोत के आकार के जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तीसरी क्या तरीका है छोटे जोत को खत्म करने का, लीजिंग। लीजिंग की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए लीज संबंधी अनुबंध करके एक निश्चित प्रतिफल यानी कि निश्चित पैसे के आधार पर एक निश्चित समय के लिए हस्तांतरित करता है। आजकल गांव में आप लोग देखते होंगे कि दे देते हैं पैसे पे कि 1 लाख रुपए लिया और कहा कि यह मेरा 10 बीघा खेत है, 1 साल के लिए, अब आप इस पे जो करना है करो। ठीक है, इस तरीके से लीजिंग सिस्टम्स के माध्यम से भी क्या होता है, तो ऐसे क्या होता है जिसके पास कृषि नहीं है, भूमि नहीं है या कम भूमि है, तो क्या करता है, उसके पास मान लीजिए 1 बीघा है और बगल में उसके 1-2 बीघे का चक और खाली पड़ा है, किसी और का है, तो क्या कर देगा, इसको ले लेगा अपने लीज पर और उसको मिला के एक बड़े चक के रूप में कन्वर्ट करके इस पे खेती को आगे बढ़ा सकता है वो। ठीक है, इसके बाद जो है हदबंदी एक प्रक्रिया अपनाई गई जो भूमि सुधार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें क्या हुआ, निर्धनों को भूमि का वितरण किया गया। ठीक है, हदबंदी में इसके माध्यम से निर्धनों की भूमि का वितरण करने के लिए हदबंदी की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। हदबंदी के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारें प्रति व्यक्ति अथवा प्रति परिवार भूमि की अधिकतम मात्रा को निर्धारित कर देती है। मतलब ये निर्धारित कर दिया गया था यूपी में भी, पूरे इंडिया में लगभग, कि एक व्यक्ति के पास इतने बीघे से अधिक खेत नहीं होगा, अगर है तो उसको बाकी जो खेत होंगे जब्त कर लिए जाएंगे सरकार के द्वारा। और किए भी गए और उन जब्त खेतों को क्या किया गया, निर्धनों में वितरित किया गया। क्योंकि पुराने समय में जब जमींदारी व्यवस्था थी, 300-300, 400-400, 500-500 बीघे खेत एक व्यक्ति के पास हुआ करते थे और किसी के पास कुछ नहीं हुआ करते। तो इस हदबंदी को लगा के सरकारों ने क्या किया, खेती की भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर दी गई और जो भूमि उनसे प्राप्त हुई वो क्या हुआ, निर्धनों में वितरित की गई। ठीक है, इस प्रक्रिया क्या कहता है, हदबंदी। यदि किसी व्यक्ति या परिवार के पास सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मात्रा से अधिक भूमि पाई जाती है तो अतिरिक्त भूमि घोषित कर दिया जाता है और उसका अधिग्रहण सरकार कर लेती है। ठीक है, और फिर उसको निर्धनों में वितरण कर दिया जाता है। तो हदबंदी हो गई एक सुधार की प्रक्रिया। तो ये तो थी हमारी भूमि सुधार के कुछ क्या क्या पहलू अपनाकर भूमि सुधार जो है किया जा सकता है। उसमें हमने कई मुद्दों पे बात की, हदबंदी, चकबंदी, सहकारी कृषि, ठीक है, और क्या नाम है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। साथ साथ कुछ जो है साहूकार को जो बिचौलियों को अंत करके गांव के साहूकारों को समाप्त करके ये व्यवस्था करके क्या है सरकार। इसके अलावा भी कुछ अन्य तरीके हैं, जैसे कि अब जो सरकार नए नए तरीके उसमें एड ऑन कर सकते हैं। जैसे स्वामित्व योजना भारत सरकार की लाई गई है, वो क्या है, वो डिजिटलाइजेशन है लोगों के प्रॉपर्टी की, खासतौर से ग्रामीण प्रॉपर्टी की, जो जिसमें क्या कहते हैं झगड़ा इन्वॉल्व होता था। ये भी कहीं ना कहीं आधुनिक तरीका है किस चीज का, भूमि सुधार का। इसके साथ साथ हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड को उसमें एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं क्या है, भूमि सुधार की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वामित्व योजना, नए में अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में ये भी जो 3 कृषि कानून आए थे उसका भी जिक्र कर सकते हैं। हालांकि ये वापस चले गए हैं, तो आप इसके बारे में कुछ जस्टिफाई ही करके उत्तर में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसका भी जिक्र यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी क्या था, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं भूमि सुधार की ओर वो भी इंगित करता था। अब आते हैं हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ओर। ठीक है, क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, और इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या है भारत जैसे देश के लिए, क्या ये सफल है भारत जैसे देश के लिए या नहीं। ठीक, इन चीजों पे हम लोग करेंगे चर्चा। तो देखते हैं,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्न दो प्रक्रियाओं की जुड़ी हुई बातों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पहली है विनिर्माण प्रक्रिया। क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण का मतलब जो है डब्बा बंद खाना समझिए। जो डब्बा बंद खाना आता है ना आजकल, जिसमें आप मैगी को ले सकते हैं, ठीक है, और जो पैकेज फूड आते हैं जो तो रेडी टू ईट टाइप के, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। देखते हैं क्या क्या है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसी उत्पाद को मशीन, श्रम, शक्ति आदि के प्रयोग करके इस प्रकार बदला जाता है कि उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है और वह किसी वाणिज्यिक मूल्य को लेते हुए खाने योग्य हो जाता है। भाई, जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं से ब्रेड बनती है। ठीक है, मछली लेते हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कॉड लिवर ऑयल तक बनाया जाता है, साथ साथ जो समुद्री मछली होती है उसको डब्बा बंद करके दूर तक निर्यात किया जाता है। तो ये क्या है? ये श्रम का और शक्ति का और मशीन का प्रयोग करके हम इन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, वाणिज्यिक मूल्य में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो खाने योग्य वस्तु के रूप में कन्वर्ट करके उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। तो पहली चीज होती है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विनिर्माण प्रक्रिया। दूसरी है अन्य मूल्य संवर्धन प्रक्रिया। इसको भी इसी के अंतर्गत देखा जाता है। इसके कारण खाद्य पदार्थों या तो खाने के लिए अधिक सहज स्थिति में चले जाते हैं या जिनके कारण खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि इनको, जैसे पॉस्चरेटेड मिल्क है आपका, जैसे पैकेट बंद दूध आता है, अगर आप उसको ऐसे ही क्या कहते हैं, जैसे मतलब आपने निकाला गाय भैंस से दूध और उसको क्या कहते हैं कि ऐसे ही रख दिया, तो वो बहुत ज्यादा नहीं टिकता। लेकिन जब देखते हैं आप अमूल का या दूसरे कंपनियों का पैकेट बंद दूध लेके आते हैं, तो उस पर लिखा था पॉस्चरेटेड, मतलब उसको एक निश्चित तापमान पर गर्म और ठंडा किया जाता है, उसके बाद पैकेजिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है उसका जीवन काल बढ़ जाता है। तो इन दोनों ही स्थितियों को मिलाकर हम इस पूर्ण प्रक्रिया को मिलाकर कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, तो ये होता है आपका खाद्य प्रसंस्करण, इसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो इन प्रक्रियाओं से गुजरकर जो प्रोडक्ट बाहर आता है उसे कैसे खाद्य संवर्धित पदार्थ बोला जाता है, जो आपको सीधे आपके घर में मिलता है खाने के लिए डायरेक्ट। जैसे कि अब आप देखते होंगे मैगी हो गई, ब्रेड हो गया, सी फूड्स होते हैं जो पैक्ड सी फूड्स आते हैं, ठीक है, एकदम निकालो बना लो टाइप का। इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं वो क्या है, वो यही सब है। अब हम लोग देखते हैं भारत में इस उद्योग का क्या महत्व है भारत जैसे देश में। ठीक है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक बार सेशन को लाइक शेयर आप लोग भी कर दीजिए, एक बार मैं भी लाइक सेशन कर देता हूँ शेयर, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर प्लीज सभी लोग कर दीजिए। एक मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, तो भारत में क्या महत्व है इसको देखते हैं। क्यों भारत जैसे देश के लिए? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है इस ओर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि झुकाव है। उन्होंने काफी योजनाएं संदर्भ में शुरू कर रखी हैं। देखिए, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? पहला पॉइंट अगर आपको कह रहा है बताने के लिए, मैंने बार बार बोला कि यूपी पीसीएस में आपको पॉइंट वाइज उत्तर लिखना है, ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। भारत में कुल खाद्य बाजार में असंस्कृत यानी कि जो आपका जिसे जिसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चर्ड खाद्य पदार्थ लगभग एक तिहाई योगदान देता है। जो कुल खाद्य बाजार है यानी कि फूड मार्केट है हमारा, उसमें प्रसंस्कृत जो क्या कहते हैं खाद्य पदार्थ होते हैं उनका एक तिहाई योगदान है। ठीक है, पहली बात इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की दृष्टि से भारत का पांचवा सबसे बड़ा उद्योग है। तो अपने आप में महत्व इसका ये इंगित करता है। उत्पादन, उपयोग, निर्यात तीनों की दृष्टि से भारत का पांचवा सबसे बड़ा उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। वर्तमान में ये उद्योग लगभग 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, रोजगार उपलब्ध कराता है। तो रोजगार की दृष्टि से भी ये क्या है, एक महत्वपूर्ण सेंटर सेक्शन है हमारे यहाँ पर।
अगर हम जीडीपी के संदर्भ में देखें तो, और बेरोजगारी के संदर्भ। वर्तमान में ये उद्योग भारत में विनिर्माण क्षेत्र के जीडीपी में 9.7% का योगदान कर रहा है। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग के जीडीपी है हमारी कुल, उसमें 9.7% का योगदान जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का है। ठीक है, यह उद्योग स्वामित्व विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है, क्योंकि इसके आगे बढ़ने से प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। भाई, कृषि को कहां रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। तो जब जब ये आगे बढ़ेगा उद्योग, जाहिर सी बात है जो हमारा रॉ मटेरियल इस उद्योग के लिए सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल कहां मिल रहा है? कृषि और उसके सहायक क्षेत्र को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही उद्योग आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है प्राथमिक क्षेत्र बढ़ेगा, और प्राथमिक क्षेत्र बढ़ेगा इसका मतलब किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात चल रही है, उसमें एक तो लाभ मिलेगा, साथ साथ जो हमारी जनता है, जो हमारी जनसंख्या है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी गांव में रहता है। ऐसे में उसकी क्या कहते हैं कि विकास की बात यहां पर हो पाएगी। ठीक, इसलिए जो है जोर है भारत सरकार का वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ओर, क्योंकि जो 2022 के अंत तक बात चल रही किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, तो वो इसके माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हालांकि अभी थोड़ा सा लेट हो गया है मामला, उसके पीछे का करने के 2-3 साल से कोविड की वजह से सभी उद्योग प्रभावित हुए, तो ये भी उद्योग प्रभावित हुआ है, जाहिर सी बात है। ठीक है, यह फसल विविधीकृत यानी कि विविधीकरण, कृषि के वाणिज्यीकरण तथा किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य को सुनिश्चित करने में मदद करता है। फसल विविधीकरण, जैसे कि अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसी देश में विकसित अच्छे तरीके से हो गया, तो खासतौर से भारत जैसे देश में, तो क्या होगा, रॉ मटेरियल की डिमांड होगी। अभी क्या है, परंपरागत कृषि चलती रहती है, हर क्षेत्र की अपनी परंपरागत कृषि है, उसी के आधार पर सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब डिमांड आएगी, किसानों के पास से डिमांड आएगी, हमको ये चाहिए, धान चाहिए, गेहूं चाहिए, दाल चाहिए, हमें मोटे अनाज चाहिए, तो क्या होगा, वो बदल बदल के फसलों को उगाएंगे। जहां देखेंगे इस बार इसमें फायदा है तो उसको बदलेंगे। तो इससे क्या होगा, फसल विविधीकरण होगा। इससे क्या होगा, भूमि की जो पैदावार क्षमता वो बढ़ेगी। साथ में कृषि का वाणिज्यीकरण होगा, मतलब अब कृषि सिर्फ क्या कहते हैं गरीबों का एक व्यवसाय नहीं रहेगा, फिर इसमें बड़े बड़े क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज और बाकी चीजें भी अपना हाथ आजमाएंगी। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज का फिर उचित मूल्य मिलेगा। जब वो चीज डिमांड में ज्यादा आ जाएगी, तो फिर किसान इस लेवल पे आ जाएंगे कि क्या कर सकेंगे, वो आपसे वो कर पाएंगे कि भैया हम इतने का नहीं इतने का बेचेंगे। ठीक है, तो इसका महत्व इस चीज से भी इंगित साफ होता दिखाई देता है। सातवां है, यह भारत में खाद्य सुरक्षा से से जुड़े निर्णायक मुद्दे को हल करने तथा अच्छा पोषक भोजन उपलब्ध करवाने की क्षमता रखता है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आत्मनिर्भर हो जाते हैं या इसका विकास कर ले जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होगा, हमारे यहाँ जो बहुत सारा वेस्टेज है फूड का, वो कम हो जाएगा, और उसके कारण हम जो है अधिक लोगों तक, जो मिशन है भारत सरकार का अंत्योदय योजना, अन्य योजनाएं, वो अधिक अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्टोरेज की। ठीक है, तो इसकी वजह से आपने देखा कि ये हमारे यहाँ पर महत्व है किसका, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब देखते हैं क्या संभावनाएं हैं हमारे भारत में इसकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। ठीक है, क्या संभावना है? तो भारत में ये उद्योग विकास की अच्छी संभावना रखता है। क्या क्या कारण है? ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए ये क्षेत्र जो है काफी तेजी से विकसित हो रहा है और आगे और होने की संभावना है। सबसे पहला कारण है, क्यों संभावना है, कि भारत की जो जलवायु है ना, वो विविधतापूर्ण है। मतलब आप देखोगे तो उत्तर की जलवायु दक्षिण भारत से अलग है, पूरब की पश्चिम से अलग है। यानी हर जलवायु में हर तरीके के फल सब्जी पौधे और क्या कहते हैं कि कृषि पदार्थ उत्पन्न होने की यह पूरी संभावना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत जो है विविध जलवायु का देश है, और हर प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है इसका, भारत में फल और सब्जियों का अच्छा उत्पाद कर रहा है। भारत जो है चीन के बाद दुनिया का दूसरा स्थान रखता है फल और सब्जी उत्पादक में, यानी कि हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है कच्चे मटेरियल का, तो हम इसको खाद्य प्रसंस्करण के रूप में आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम जब दूसरे नंबर पर पूरे देश में दुनिया में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है एक्सेस मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी इसकी बर्बादी भी होती है, बहुत डाउन टू रेट बिक जाता है। जैसे टमाटर आप देखते हो, जब पैदावार होनी चाहिए तो टमाटर, क्योंकि बहुत जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर इसका कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अच्छे से विकास हो जाए,
तो सॉसेस जो है बिकते हैं कितने महंगे महंगे, उसका निर्यातक बन सकता है भारत। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ होता है। तीसरा है कि भारत दुग्ध उत्पादन में भी अच्छी मात्रा में हो रहा है। इस संदर्भ में भारत दुनिया का पहला देश है। तो इससे क्या है, देखिए पूरा वैश्विक स्तर पर देखें तो 18.5% पूरी दुनिया का दूध जो है भारत में उत्पादित किया जाता है। तो पहला स्थान रखता है दुग्ध उत्पादन में भारत। ऐसे में बहुत सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बना के निर्यात भारत कर सकता है, या अपने देश के जो खाद्य सुरक्षा की जरूरतें हैं उनको भी पूरी कर सकता है। इसलिए इस संदर्भ में भी इसकी संभावनाएं प्रतीत होती है। चौथा है, भारत खाद्यान्न उत्पादन में भी अच्छा निष्पादन कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे अब हम लगभग लगभग खाद्यान्न में क्या आत्मनिर्भर है, हमें किसी देश से निर्यात की जरूरत नहीं प्रतिवर्ती, बल्कि वर्तमान में हम खुद कुछ देशों को भेज रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, हाल की न्यूज है कि भारत ने अच्छी क्वालिटी का गेहूं जो है अफगानिस्तान भेजा। तो वहां से रिस्पॉन्स आया था वहां की तालिबानी सरकार का कि पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं भारत ने भेजा, पाकिस्तान का गेहूं तो खाने लायक भी नहीं है। तो भारत क्या है इन मामलों में जो है अब अपना आत्मनिर्भर होता जा रहा है। पांचवी बिंदु क्यों संभावना है कि मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। मतलब कि हमारे यहाँ जो कुल मत्स्य उत्पादन होता है विश्व में थर्ड नंबर पर है। और जो सी प्रोडक्ट्स है या फिश मार्केट है वो वैश्विक स्तर पर उसकी बहुत डिमांड है। तो अगर हम इस उद्योग को बढ़ाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार एक नई योजना लेके आई है, राष्ट्रीय मत्स्य योजना। वो क्या है, वो यही है, उसके माध्यम से मत्स्य को एक अलग तरीके से जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। छठी संभावना, भारत में दुनिया में पाई जाने वाली मिट्टियों के 60 प्रकार हैं। 60 प्रकारों में, सॉरी, 46 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। मतलब कुल वैश्विक स्तर पर 60 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उसमें से 46 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। ऐसे में हम जो है हर प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं उनको उगाने में सक्षम है, तो ज्यादातर जो देशों में मिल रही है। तो ये एक पांचवी संभावना, छठी संभावना है हमारे यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ाने की। इन्हीं को देख के जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर काफी ज्यादा जोर भारत सरकार का है इस टाइम पे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में इस उद्योग से जुड़ा हुआ आपूर्ति पर पक्ष जो है काफी मजबूत है। हालांकि राज्य एपीएमसी एक्ट और अन्य वैधानिक बाधाएं इसमें हैं, लेकिन फिर भी अगर हम संभावनाओं की बात करें तो भारत जो बेसिक चीज चाहिए इस उद्योग के लिए वो पूरी तरीके से उपलब्ध है। अब समस्याएं क्या है इसकी जो हमारे भारत में इसको रोकती है? अगर इतना ही अच्छा है तो क्या दिक्कत है भाई, हो जाए सब कुछ बढ़िया तो फिर तो क्या दिक्कत है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याएं भारत जैसे देश में? सबसे पहली समस्या है कोल्ड स्टोरेज की। ठीक है, क्योंकि इस उद्योग की जो पहली शर्त है कोल्ड स्टोरेज होता है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट होते हैं खाद्य पदार्थ जो होते हैं सब्जी फल या मिल्क प्रोडक्ट या फिर फिश प्रोडक्ट, ये इनकी जो है क्षमता जो होती है खराब होने की बहुत जल्दी होती है, मतलब बहुत तेजी से खराब होते हैं। तो सबसे पहले भारत को क्या करना पड़ेगा, अपने कोल्ड स्टोरेज की समस्या से को खत्म करना पड़ेगा। भारत में कोल्ड स्टोरेज क्षमता 23 मीट्रिक टन की पाई गई है, जिसके 80% भाग में आलूओं का संरक्षण किया जाता है। मतलब आलू के लिए तो बना हुआ है लेकिन अन्य चीजों के लिए नहीं। अब इसके अलावा कई स्टोरेज एकल वस्तुएं आधारित हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की कमी है और इसको स्थापित करना भी काफी महंगा। अब तो खैर सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, बहुत सारी योजनाएं चला दी हैं और बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है कि आप प्रोत्साहित कर रही लोगों को कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए। दूसरी है वेयर हाउस की समस्या। वेयर हाउस का मतलब जहां पर इनको प्रोडक्ट बनने के बाद रखा जाता है, ठीक है, या कच्चे माल के रूप में इनका रखा जाता है। तो इसकी भी जो है क्या कहते हैं वेयर हाउस की भी हमें कमी है। तीसरी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की कमी है। तो हर राज्य जो है अपने अपने यहाँ पर छोटी मोटी नीति बनाए हुए हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो आपका है ना कृषि, वो क्या है, वो राज्य सूची का विषय है। ऐसे में राज्य स्तरीय कानून जो है चलते हैं, इसमें जो है श्रम की समस्याएं और एक रूपता की जो है कमी देखने को मिलती है। तो हमें क्या चाहिए, एक व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर। इसी के मद्देनजर जो है ये लाया भी गया था नया कृषि कानून। ठीक है, तो एक व्यापक नीति की कमी हमें देखने को मिलती है। अगला है जो समस्या देखने को मिलती है इस उद्योग के प्रति, सुरक्षित खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए कानून। देखिए इस संदर्भ में फसाई जो है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, लेकिन ये देखा गया है कि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं के पास आधुनिक उपकरण ही नहीं है तथा उनके परिणाम में विरोधाभास देखने को मिलता है, जैसा कि मैगी के संदर्भ में कुछ समय पहले विवाद आपको देखने को मिला था। अब स्थिति यहां तक भी खराब है कि कोई भी अपने घर पे भी बना रहा है, जांच फसाई की हो रही एक स्टिकर लाके फसाई के चिपका दे रहा है।
अब वो बेच रहा है प्रोडक्ट। तो इनका जो एक तो अपना खुद के पास ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला बहुत आधुनिक हो, दूसरा इनका नियमन इतना अच्छा नहीं है भारत में। तो ऐसे में क्या होता है कि सुरक्षित खाद्य पदार्थ जो है हर व्यक्ति तक पहुंचना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर इसमें क्या होता है, कुछ भी उड़ा कूड़ा जो है पैकेट करके भेजना जाना शुरू किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या ये देखने को हमें मिलती है। और देखिए, ताजा भोजन थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो चल जाता है, लेकिन अगर पैकेट बंद खाना अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आदमी का काम खराब होना ही तय है। तो इसकी जांच के लिए जो हमारी संस्था है एफएसएसआई, ये जो है उतनी सफल होती हुई दिखाई नहीं देती। पांचवा है प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी। इस उद्योग के लिए ना तकनीकी तकनीकी रूप के जानकार के लोग चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप नॉर्मल अगर लेबर हैं कहीं पे भी काम कर रहे हैं खेतों में, तो आप जो है खाद्य सुरक्षा और सॉरी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में खप जाएंगे। इसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, जिसका अमूमन अभाव ही भारत में देखा जा रहा है। कुछ अन्य समस्या है, R&D की समस्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी समस्याएं हैं। इतना पैसा भारत सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में नहीं खर्च किया जा रहा है। जो कुछ टैक्सेशन सिस्टम है वो गड़बड़ है, ठीक है, उसको भी सुधार की आवश्यकता है। और पुरानी तकनीकी का प्रयोग अभी भी हमारे यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिक नहीं पा रहा है। तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम समाधान कर लेते हैं और हम अपनी मांग आपूर्ति को संतुलित कर ले जाते हैं संदर्भ में, तो भारत में इस उद्योग की व्यापक जो है संभावनाएं देखी जाती हैं। अगला टॉपिक हमारा बेरोजगारी, ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी पर भी आप पिछले साल देखिए 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है यूपीपीसी मेंस में, तो यहाँ पर भी आने की पूरी गुंजाइश है। फटाफट देख लेते, छोटा टॉपिक है। बेरोजगारी को बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि भैया बेरोजगारी किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा मांगने पर, ध्यान रखिए मांगने पर, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिएगा, किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा मांगने पर रोजगार नहीं मिलने की स्थिति को कहते हैं। किसे कहते हैं बेरोजगारी? किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा मांगने पर रोजगार नहीं मिलने की स्थिति कहते हैं। इसका नेतार्थ यह हुआ कि अनैच्छिक बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, ऐच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं है। मतलब या तो कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसको बेरोजगारी नहीं कहा जाएगा, या कोई रोजगार तो उपलब्ध है लेकिन कोई मांगने वाला नहीं है, तो उसको भी बेरोजगारी नहीं कहा जाएगा। कोई सक्षम व्यक्ति मांगने पर अगर रोजगार उसको नहीं मिल पा रहा तो इसे कहा जाता है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी के अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए जरूरी है कि लोग जॉब सीकर्स हों। सक्षमता के संदर्भ में न्यूनतम रूप से इस बात को देखा जाता है कि लोगों का संबंध कार्यशील उम्र से हो, यानी कि कार्यशील उम्र भारत में क्या रखी गई है, 15 से 59 वर्ष है, ठीक है। अगर इसके बीच में हो, आप सक्षम हो, डिमांड कर रहे हो और आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो यानी कि देश में या आपके समाज में बेरोजगारी की स्थिति दिख रही है, ठीक है। यह है बेरोजगारी की परिभाषा। अब इसके प्रकार भी पूछता, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जय हिंद राहुल, बहुत स्वागत है। कि बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए बेरोजगारी के प्रकारों पर प्रकाश डाली। सबसे पहले चक्रीय बेरोजगारी। ये क्या होती है भाई चक्रीय बेरोजगारी? यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। यह मुख्य रूप से बाजार आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होती है, जैसे कि मंदी। जैसे आप लोग पता 2008-9 में मंदी आई थी, तो मंदी के समय जब बेरोजगारी उत्पन्न होती है, या जैसे कोविड काल के दौरान क्या कहते हैं कि बेरोजगारी हो गई थी अभी, तो इसे क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। यानी कि जब सिस्टम ठप हो गया उसकी वजह से बेरोजगारी आती है, तो इसको क्या कहा जाता है, चक्रीय बेरोजगारी। कोरोना काल में आपने बहुत अच्छे से देखा, कई लोगों के रोजगार चले गए। दूसरी बेरोजगारी का प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी मुख्य रूप से अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों में देखने को मिलती है। भारतीय जो बेरोजगारी है ना, मुख्य स्वरूप उसका संरचनात्मक ही है। यह बेरोजगारी जो है मांग की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती, इसका मुख्य संबंध जो है आपूर्ति पक्ष से होता है। मतलब कि है ही नहीं रोजगार, मांग की कमी नहीं है, मांगने वाले बहुत हैं लेकिन रोजगार है ही नहीं। इसे कहते हैं संरचनात्मक बीमारी बेरोजगारी। और भारत जैसे देश में यही वाली बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। तीसरी है छिपी बेरोजगारी। इसे प्रच्छन्न या छद्म बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न है, तो इस स्थिति को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे आपने माना कि ग्रामीण परिवार है, वो पहले क्या कर रहा था, उसमें एक ही आदमी कमाने वाला था, और मतलब एक ही आदमी था, मतलब एक पति पत्नी थे। उसने 1 बीघे खेत उसके पास था, उसी को कोड़ता बोता था और उसमें 1 कुंटल
उत्पादन करता था धान गेहूं का, ठीक है। कुछ दिन बाद उसकी शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, 2 बच्चे बड़े हो जाते हैं। दोनों बच्चे क्या कहते हैं, पापा के साथ लग के अपना कृषि में लग जाते हैं। अब खेत उतना ही है, 1 बीघा ही है। तीनों मिलके अभी भी क्या कर रहे हैं, 1 कुंटल ही जो है उत्पादन कर रहे हैं, 1 कुंटल ही। ऐसे में क्या हुआ, ये अकेला आदमी भी 1 कुंटल उत्पादित कर रहा था, ये 2 लोग मिल गए इसमें, तब भी 1 कुंटल उत्पादित हो रहा है। तो ये 2 लोगों का उनके पास रोजगार तो दिखाई दे रहा है कि कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादकता कुछ नहीं है, जीरो है। इसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्लियर हो गया होगा ये। अगली बेरोजगारी का प्रकार है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में मौसम बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली एक अल्पकालिक बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी भी भारत के कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। भारत के बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जहां पर कृषि जो है कुछ सीजन्स में होती है, जैसे कि बरसात में बैठ जाएंगे, एक समय आता है इसमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ बैठ की चलती, गांव में आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे में किसी के पास कोई काम नहीं होता है, चाहे वो जो खेतीहर मजदूर होते हैं, चाहे खुद किसान होते हैं। ऐसे समय में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है, ठीक है। 5वां प्रकार है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी हमेशा बनी रहती है तथा चुनौतीपूर्ण नहीं मानी जाती, ठीक है, हमेशा बनी रहेगी, चुनौतीपूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती, जैसे रोजगार अवसरों की उपलब्ध जानकारी नहीं होना, पहले से चल रहे रोजगार को छोड़कर नए रोजगार की तलाश करना, ठीक है। अब ये क्या है, इसको समस्या नहीं माना जाता, क्योंकि पता चला कि आप नोटिफिकेशन निकल रहा है किसी एग्जाम का, आपको पता ही नहीं चल रहा है और आप कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूं। तो भैया इसमें किसकी गलती है, आपकी है ना। दूसरी, आपको मतलब प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका कहना है कि यहाँ मजा नहीं आ रहा, हम इसको छोड़ेंगे और नया काम पकड़ेंगे। आप छोड़ दिए, लेकिन नया काम अभी आप तलाश रहे हैं, 2-3 महीने आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये 5वां प्रकार है बेरोजगारी का। 6ठा प्रकार है अल्प बेरोजगारी। इस स्थिति में किसी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, जितने समय का रोजगार चाहता है उतने समय का रोजगार नहीं मिलता। तो 2 चीजें होती है इसमें अल्प रोजगार में। मान लीजिए आप एलिजिबल तो हैं एसडीएम बनने के लिए, आपने खूब पढ़ाई लिखाई कर रखी है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ आपका और आपने लेखपाल का फॉर्म भरा, बन गए, ठीक, क्योंकि आप योग्य हो और इससे पहले आप 2-3 बार अपने आप को साक्षात्कार देख साबित कर रखा है कि मैं लोक सेवा से चयनित हो सकता हूं। लेकिन आपको क्या हुआ, मजबूरी में हो सकता है कि और नीचे चली जाएगी, कोई क्लर्क की जॉब करनी पड़ जाए मजबूरी में। तो ये क्या है, अल्प बेरोजगारी है। मतलब आप उस स्थिति में हो कि आप उच्च रोजगार कर सकते हो, लेकिन आपको अपने हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाया। दूसरा है, जैसे मनरेगा में होता है, मनरेगा में क्या है, 100 दिन की गारंटी दी गई है, 100 दिन के बाद आप कोई गारंटी नहीं है। कोई चाह रहा है कि हम भैया हमें आवश्यकता है, हम 200 दिन, हम 300 दिन, हम 365 दिन भी काम करने को तैयार है, क्योंकि मुझे आवश्यकता है, लेकिन उतना काम ही नहीं है, नहीं मिल पा रहा है आपको। तो ये भी क्या किस श्रेणी में आ जाती है, अल्प रोजगार की श्रेणी में आ जाती है। तो ये था बेरोजगारी। देखिए हर साल एक क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर, और इस जो जो स्थितियां हैं, इस टाइम चुनाव चल रहे हैं और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में यहां से क्वेश्चन बनना पीसीएस मेंस में पूरा संभावना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बनता है सिर्फ प्रकार पे ही बनता है, ठीक है, प्रकार पे ही क्वेश्चन मेनली बनता है। बेरोजगारी क्या है उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर आपको उपलब्ध है। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीटी प्लस, लेखपाल, बी और ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए क्या हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो बताओ, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए और 12 महीने की फीस 9,350 रुपए, 6 महीने की फीस 7,650 रुपए। रेफरल कोड में आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस 10% का डिस्काउंट के साथ 24 महीने की फीस 12,240 हो जाती है, 12 महीने की 8,415 और 6 महीने की आपकी 6,885 रुपए। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी करने के लिए। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो पे कोई शिकायत, इसकी शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। तो आज हम लोगों अपने उसी जो इकोनॉमिक्स का यानी कि पेपर 3 का जो सेशन हम लोग लेके बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स उसमें रहेंगे, जैसे गरीबी। तो गरीबी पर क्या कहते हैं कि यहां पर चर्चा करेंगे। गरीबी, तो गरीबी के बारे में तो डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि जब आप क्या कहते हैं कि जो निर्धारित पोषक मान होता है उसे अगर प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं दिनचर्या के रूप में, अपने दैनिक रूप में, तो ऐसी स्थिति को गरीबी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन यहां बनता है भारत में गरीबी के मापन कैसे किया जाता है, ठीक है।
आइए देखते हैं। तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए लोगों के खर्चों को आधार बनाया जाता है, ठीक है। इसे खर्च विधि या उपभोग विधि भी कहते हैं। इस नाम से जानते हैं, खर्च विधि या उपभोग विधि। जो सबसे बेसिक तरीका है भारत में गरीबी मापन का, वो यही है, खर्च विधि या उपभोग विधि। इस संदर्भ में एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा लोगों को एमपीसी यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की तुलना सरकार द्वारा निर्धारित एमपीसीई के साथ की जाती है, ठीक है। और यदि उनके एमपीसी यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि मासिक जो खर्च है उनका, वो जो है निर्णायक एमपीसी यानी कि जो सरकार द्वारा तय किया गया, अगर उससे कम पाया जाता है तो इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि वह क्या है, निर्धन है, ठीक है। तो एक तरीके से निर्धनता को परिभाषित करने का वैज्ञानिक तरीका है ये एमपीसीई, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और उसको तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि जो सरकार का मानक है कि हाँ इतना रुपया अगर इस व्यक्ति को मंथली मिलता है तो क्या होगा, वो अपने इन बेसिक खर्चों को निपटा सकता है। लेकिन अगर उसको नहीं हो पा रहा है उसमें, तो ये क्या है, दर्शाता है कि ये गरीबी की स्थिति है, ये दिखा रहा है, ठीक है। उपर्युक्त विधि के आधार पर कुछ परिवारों का चुनाव करके अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। एक सैंपल लिया जाता है, अब सबसे से तो घर घर जाके पूछेंगे नहीं, तो कुछ सैंपल्स के रूप में लेकर हम अपनी जनसंख्या के अनुपात में, जैसे 10 में से 4 लोग ऐसे मिले तो उसी को ऐसे करके बांट बूट के अपना अनुपात के आधार पर निकाल देते हैं और जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में गरीबी को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रतिशत को HCR यानी कि हेड काउंट रेशियो या शीर्ष गणना अनुपात भी कहते हैं। इस आधार पर जो है भारत में गरीबी का आकलन जो है भारत सरकार द्वारा कराया जाता है, ठीक है। इस आधार पर गरीबी का आकलन जो है कराया जाता है। क्वेश्चन यहां बनता है कि गरीबी क्या है, परिभाषित करते हुए गरीबी को मापने की भारत सरकार की जो आधिकारिक विधि है उसका परिचय देते हुए गरीबी को दूर करने के लिए निवारक उपाय बताए। इस तरीके से क्वेश्चन मिला जुला के बनते हैं। देखिए, जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है निम्नलिखित 3 प्रकार के एचसीआर यानी कि हेड काउंट रेशियो निकाले जाते हैं। पहला निकाला जाता है ग्रामीण स्तर पर, दूसरा शहरी स्तर पर और तीसरा अखिल भारतीय स्तर पर। ये 3 हेड काउंट रेशियो जो है एनएसएसओ जो है निकालता है, शहरी, ग्रामीण और अखिल भारतीय स्तर पर। भारत में गरीबी के अनुमान के लिए वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही विधि की कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट है, इसकी आलोचना भी की जाती है। जो हेड काउंट रेशियो है इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि भारतीय विधियों में वंचनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। केवल खर्च आधारित दृष्टिकोण लागू यहां पर हम देखते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, इतना खर्चा इनका महीने का है, अगर ये इसको पूरा कर पा रहे हैं तो ये गरीब नहीं है। अरे ठीक है भाई, मान लीजिए वो किसी तरीके से उतना किसी तरीके से जुगत लगा ले रहा है, लेकिन वो जो भी जीवन के अन्य गरीब पहलू हैं उस पर अगर वो अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा है तो क्या उसे गरीब नहीं माना जाएगा। मतलब खाने का व्यवस्था कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि रहने का जुगाड़ नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई अपना क्या कहते हैं कि आगे का फ्यूचर सेफ नहीं कर पा रहा, तो क्या ऐसी स्थिति गरीबी की स्थिति नहीं है। इसी आधार पर क्या होती है, भारत में जो आकलन की जाती विधियां गरीबी नापने के लिए, उनका बहुत मामलों में क्या होता है, आलोचना सुझेलनी पड़ती है। प्रयुक्त विश्लेषण के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि भारत में गरीबी मापन में ही गरीबी रही है। मतलब गरीबी मापन का तरीका ही हमारे यहाँ क्या है, गड़बड़ है। चलिए, तो अभी हमने देखा कि भारत में गरीबी को मापने की क्या क्या विधियां हैं और क्वेश्चन अटैच रूप में आता है कि भारत में गरीबी कम करने के उपाय क्या क्या है, ठीक है। तो हमने देखा पहले तो कि भारत में गरीबी मापन की क्या व्यवस्था है, कैसे नापी जाती है, तो हमने हेड काउंट रेशियो को देखा। अब हम देखेंगे कि भारत में जो गरीबी है उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो भारत में गरीबी को कम करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का प्रयोग या विचार किया जा सकता है। सबसे पहले है उसका रोजगार संवर्धन का त्वरण प्रदान करना। जो रोजगार को विकल्प को तलाश रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए त्वरण प्रदान करना, मतलब उसमें गति प्रदान करके जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। कैसे, इस संदर्भ में हमें निम्न क्षेत्रों पर जोर देने के लिए कहा गया है। सबसे पहले विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र जो है यानी कि जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या कहते हैं, सबसे अधिक रोजगार की संभावना देखी जाती है। साथ साथ निर्माण क्षेत्र पर अगर जोर देते हैं तो रोजगार पैदा होगा। और श्रम गहन सेवाएं अगर भारत सरकार लेके आती है, श्रम गहन सेवाएं,
तो ऐसे में जहां पे श्रम के हम ऐसी सेवाओं को पैदा करें जहां पर श्रम की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या क्या कर सकते हैं हम, मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना। मूलभूत सेवाओं पर जो सार्वजनिक खर्च है उसको बढ़ाना। इस संदर्भ में आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए जीडीपी को पारित गति से त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाई हम मूलभूत सेवाओं पर जो है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, उसको हम फ्री कर दें, लोगों के खाद्य वस्तुओं को अगर हम फ्री कर दें तो क्या होगा, इससे क्या होगा, लोग जो खाना पीना रहना है इनसे अगर मुक्त हो जाएंगे तो अपने जीवन में जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो सकेंगे, और इन्हीं में नहीं उलझे रहेंगे कि हमें 2 जून की रोटी इकट्ठा करनी है, 2 समय की रोटी कैसे इकट्ठा करें। तो अगर मूलभूत सेवाएं जो है आदमी की, मनुष्य की, उसको जो है सरकार वहन करने लगे तो ये किया जा सकता है, गरीबी कम की जा सकती है भारत में। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें हमें अपनी जीडीपी को त्वरित गति से आगे बढ़ाना होगा। इसी को ध्यान में रख के भारत सरकार ने 2025 तक जो है क्या किया है, टारगेट रखा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का ना। तो उसके पीछे का मूल कारण यही है कि भाई अगर अपनी अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को बड़ी बना लेंगे, ज्यादा हो जाएगी हमारी, तो हम क्या करेंगे, जो मनुष्य आदमी के जीवन की जो बेसिक नीड्स हैं उसे हम पूरा कर लेंगे। जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग, फ्री में राशन, तेल, गेहूं, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को 1.25 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए जा रहे हैं। तो जो गरीब तबका है उसकी जो बेसिक नीड्स है वो सरकार धीरे धीरे वहन करने की स्थिति में आ रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। आज भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है, जो गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे है, वो जो है श्रमिक, कृषि श्रमिक के रूप में गांव में वास कर रही है, और कृषि से जो है लगी हुई है। मतलब कृषि के सेक्टर में ही वो बेसिकली अपना काम किए जा रही है। तो अगर हम कृषि के उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा और गरीबी जो है कम होगी। दो चीजें होंगी इससे फायदा, एक तो कृषि में श्रम साध्य, अगर हम कृषि को लाते हैं तो उसमें कृषि श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा क्या होगा, हमारे खाद्य सुरक्षा पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इस संदर्भ में हमें निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या क्या, पहला, एक कृषिगत आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सिंचाई। अब हमारे यहाँ पे जो कृषि की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो क्या है, सिंचाई। इसीलिए इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर मानसून अच्छा है तो बढ़िया सिंचाई हो जाए, बढ़िया फसल मिलेगी, और अगर नहीं है तो क्या होगा, पूरी की पूरी फसल सूख जाती है, सूखा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या जरूरत है कि आधारभूत संरचना जो कृषि के लिए है, उसमें भी आधारभूत संरचना में तो कई पार्ट है कृषि के, लेकिन सबसे पहले जो सबसे आवश्यक चीज है हमें सिंचाई की। इसलिए आप देखेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे नहरों का विकास हो, ठीक है, इस पर जो है सरकार इस टाइम पे विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि ये आधारभूत संरचना है कृषि के लिए। कृषि वस्तुओं की विपणन प्रणाली में सुधार करना। विपणन प्रणाली का मतलब, जैसे हम लोगों ने कल देखा था, जिसमें आपका क्या नाम है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तक उनकी पहुंच पहुंचाना, और साथ साथ जैसे हमने कहा था कि राज्य एपीएमसी एक्ट को अच्छे से लागू करना। इससे क्या होगा कि जो कृषि की वस्तु है ना, उनकी उचित कीमत जो है किसानों तक पहुंचे। अगर किसान अमीर होंगे तो किसान, कृषि सेक्टर में लगे हुए जो कृषि मजदूर होंगे उनको भी अच्छी मजदूरी मिलने की संभावना बनेगी। ये पूरा चक्र है। अगर हम एक जगह काम करते हैं तो उसको कई जगह लाभान्वित होने की संभावना बनती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कृषि वस्तुओं की विपणन प्रणाली में सुधार करके भी गरीबी को कम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कीमत समर्थनों का विवेकपूर्ण करना। ठीक है, जैसे एमएसपी की बात चलती है, तो एमएसपी पे सरकार देखिए, ये कहीं जो आवश्यकता तो मान लीजिए है ही एमएसपी की, लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण होने देखते हैं। अभी क्या होता है, जैसे जिस क्षेत्र में चुनाव आ रहा है तो वहां पर जैसे गन्ने का बेल्ट मान लीजिए चुनाव है, तो गन्ने का क्या कहते हैं एफआरपी आगे बढ़ा दिया जाएगा। जहां मान लीजिए पंजाब की तरफ है तो वहां पे गेहूं का बढ़ा दिया जाएगा, बंगाल की तरफ गया तो चावल का बढ़ा दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका राजनीतिकरण होता है ना। इसको एक विवेकपूर्ण तरीके से और एक जो है कंबाइंड वे में रखना जरूरी होता है हमें, तभी जाके क्या कहते हैं कि जो लाभ होगा, अभी देखिए तात्कालिक लाभ तो जरूर हो जाता है इससे, हर कुछ लोगों को मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सब्सिडी देकर हम एक तरीके से जो है हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है उसको पंगु ही बना रहे हैं। क्योंकि एक न एक दिन ये बंद होनी ही है। जिस दिन बंद होगी उस दिन क्या होगा, वो व्यवस्था पूरी धड़ाम हो जाएगी।
तो एक विवेकपूर्ण तरीके से कृषि समर्थन जो कीमत समर्थन है उसको लागू करना जरूरी है। दूसरा है नई तकनीकों को लागू करना, कृषिगत क्षेत्र में नई तकनीकों को लागू करना, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बताया मैंने, साथ साथ मैंने हम लोगों ने बात की थी बफर स्टोर और वेयर हाउसेस को बनाना, और साथ साथ में आधुनिक जो कृषि यंत्र हैं उनको भी लागू करके हम क्या कर सकते हैं, अधिक पैदावार को दे सकते हैं। नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं ताकि ज्यादा पैदावार हो। जोग्राफिकली मॉडिफाइड जो है कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उनका उगाया जा रहा है ताकि फसल ज्यादा हो। ऐसी फसलों का विकास किया गया है जो 12 मासी हैं और कम समय में क्या कहते हैं कि वो खाद्य पदार्थ उत्पादित कर रही हैं। तो इन तकनीकों का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, कृषि को सुदृढ़ कर सकते हैं। और जब कृषि सुदृढ़ होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गरीबी में कमी आएगी। तो तीसरा पॉइंट हो गया कृषि सेक्टर में सुधार करके। चौथा क्या तरीका है गरीबी कम करने का, मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना। ये क्या है, भारत में मूलभूत सेवाएं 50% ही प्रभावी है। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए निजी और सामाजिक क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा और लोक निजी भागीदारी को हमें बढ़ावा देना होगा। मूलभूत सुविधाएं जैसे वही जो बनेगा, भोजन पानी कपड़ा मकान, ये क्या है, किसी व्यक्ति की मूलभूत सेवाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही क्या कहते हैं कि जिम्मेदार ना समझाया जाए, इसमें नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को पीपीपी मॉडल पर भी इंक्लूड किया जाए, जिससे क्या हो सके कि लोगों को। तो इसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है, एनजीओ की मदद लेनी शुरू की है। ठीक है, एनजीओ आगे आ रहे हैं और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 20% 2% अपने कुल लाभ का सामाजिक क्षेत्र पर कंपनियों को बोला जा रहा है खर्च करने के लिए। तो इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हम गरीबी को जो है कम करने में ये चीजें सहायक हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ गरीबी कम करने का तरीका। पहले हमने देखा कि गरीबी मापन का क्या तरीका है और भारत में गरीबी कम करने के लिए क्या जो है संरचनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे तो देखिए पॉइंट आप कुछ भी लिख दो उठ पटांग, नंबर नहीं मिलेंगे। सरकार को योजना चलानी चाहिए, वो चलाना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए। एक एक ना लॉजिकल आंसर जब तक प्रिंस पीसीएस में नहीं लिखा जाएगा तब तक नंबर, लेमैन भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप थोड़े से भाई गरीबी को समझ रहे हैं और गरीबी का अर्थ जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ पा रहे हैं और उसका समाधान भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता पा रहे हैं। अब वही कि सरकार को अनाज बांट देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ऐसे लिखेंगे आंसर तो नंबर नहीं मिलेगा। देखिए वहां सीधा सीधा हम लोगों ने पहले पॉइंट मैंने हेडिंग बनवाई है, रोजगार संवर्धन में त्वरण प्रदान करना, मतलब एक्सलरेशन करना है हमें किस चीज में, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। अब ये भी सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ना है, बताया गया कि इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा रोजगार संवर्धन के लिए। विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और श्रम ग्रहण सेवाओं को बढ़ाना होगा। फिर हमने बात की क्या, कि मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना होगा। तो सार्वजनिक खर्च आप बोल तो दोगे मौखिक रूप से कि भैया सार्वजनिक खर्च बढ़ा देना, सरकार पैसा खर्च करे लोगों की मूलभूत सेवा पे, जैसे अभी सरकार कर रही है ना, मुफ्त अनाज मुफ्त तेल ये सब चीजें दे रही है। ये होगा कैसे, सरकार का अपना पैसा थोड़ी ना है, तो टैक्स का पैसा है, कैसे होगा, इसके लिए हमें जीडीपी ग्रोथ को लाना होगा। ठीक है, जीडीपी अपनी बढ़ानी होगी तब जाके ये हो पाएगा। तो आपको समाधान के साथ साथ उस रास्ते को भी बताना है कि समाधान को प्राप्त करने का रास्ता क्या होगा। सिर्फ इतना बोल के आगे निकल जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, जब हम सिंचाई व्यवस्था अच्छी कर लेंगे, विपणन प्रणाली को अच्छी कर लेंगे, कीमतें एमएसपी को जो है सुदृढ़ कर लेंगे, नई टेक्नोलॉजी से कृषि में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा, कृषि सेक्टर का विकास होगा। कृषि सेक्टर का जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में लगे हुए मजदूर और किसान इससे लाभान्वित होंगे, जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं। माना जाता है कि कुल किसानों में से 70 से 80% किसान ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे, जिनके पास, जिन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। तो ये समस्या है। फिर हमने बताया कि मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा भैया, जब हम उसमें निजी निजी क्षेत्र को और सामाजिक क्षेत्र को पार्टिसिपेट कराएंगे, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनको बाध्य कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप जो है गरीबों के लिए जो मूलभूत सेवाएं हैं उसको आगे बढ़ने में सरकार की मदद कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। अब आते हैं, अपना टॉपिक अगला हमारा है खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, यहां पर से कई बार 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहा है। यूपीएससी 2021 के मेंस में यहां से क्वेश्चन आया खाद्य सुरक्षा। ठीक है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का जिक्र इस बार कई बार हुआ है, बजट में भी हुआ है और साथ साथ उस पर सरकार से जवाब भी मांगा गया था इस संदर्भ में संसद में, वहां पर भी हुआ है। तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता, हाईलाइटेड है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है खाद्य सुरक्षा पर। तो पहले जानेंगे खाद्य सुरक्षा होती क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में क्या कदम उठाए गए हैं या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक स्वस्थ और क्रियाशील जीवन जीने के लिए आवश्यकता
आवश्यक भोजन समस्त जनसंख्या के लिए भौतिक और आर्थिक रूप से दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित करना ही क्या है? खाद्य सुरक्षा है। कहने का अर्थ है कि आपको खाद्य सुरक्षा यानी खाने की, भोजन की गारंटी प्रदान करना सरकार द्वारा ही क्या है? खाद्य सुरक्षा है। आपको सरकार भोजन उपलब्ध कराएगी, यही आपकी खाद्य सुरक्षा है, चाहे कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो। लेकिन भोजन क्योंकि मानव के नाते आपके लिए एकदम आवश्यक तत्व है, एज ए आपका भौतिक और आर्थिक विकास के लिए। ऐसा भी नहीं कि 2 दिन 4 दिन के लिए जैसे सरकार अभी कर रही है ना, ये वाला नहीं कि जैसे मान लीजिए अभी देखिए खूब बट रहा है राशन, चुनाव खत्म हो जाएगा राशन बंद हो जाएंगे, ये वाला नहीं। दीर्घकालिक व्यवस्था करनी होगी। दीर्घकालिक क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, इस व्यवस्था को कहा जाता है खाद्य सुरक्षा का अर्थ। वाला नहीं कि 4 महीने चल रहा प्रोग्राम, 5 महीने चला जब तक चुनाव ना वाला, वो वाला नहीं। दीर्घकालिक व्यवस्था करनी है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा के उपर्युक्त अर्थ को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यक बातों पर निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है कि क्या है बेसिकली खाद्य सुरक्षा। एक सेकंड, देखते हैं। पहला है क्या होना चाहिए, क्या 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 तत्व शामिल है खाद्य सुरक्षा में? भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो। ऐसा ना हो कि आपको दे दिया गया 25 किलो चावल खाते रहो, भैया हमने तो दे दिया, आपको भूख तो मिट ही जाएगी ना चावल खा के। अगर आपको देरी, कोई आदमी जिसको खाना मिल ही नहीं रहा उसको सुबह शाम चावल तो खाता रहेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन उससे क्या होगा, उसके अंदर अन्य प्रोटीन की और अन्य चीजों की कमी होगी जो जो चावल के इतर पाई जाती होंगी सब्जियों में या दाल में। तो पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भूख मिटा दी किसी की। तो भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो ताकि लोगों को न केवल क्रियाशील बल्कि एक स्वस्थ जीवन भी जी सके। बस ऐसा ना भोजन दो कि चलता फिरता रहे आदमी, ऐसा दो कि वो क्या कहते हैं, स्वस्थ भी रहे, ठीक है। पहला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा का। दूसरा, यह देखा जाना चाहिए कि पोषक भोजन तक लोगों की और शारीरिक शारीरिक दोनों प्रकार की पहुंच हो, ठीक है। तो मतलब कि आपको भौतिक तो हो ही, मतलब आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन सशरीर जाके भी आप उसको ले सको। ऐसा ना हो कि सिर्फ योजनाओं में ही ये हो, ठीक है। ये सुनिश्चित करने का, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। इसी को कहा जाता है खाद्य सुरक्षा। अब इसके लिए क्या किया है इस पर बात करेंगे। तीसरा जो तत्व है खाद्य सुरक्षा का, कि खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों में समस्त जनसंख्या को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें वो वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि आप वर्गवार आप बांट रहे हो कि ये सिर्फ इस वर्ग को भोजन मिलेगा, इस वर्ग को नहीं मिलेगा, इस वर्ग को नहीं मिलेगा, ये वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। इसमें खाद्य सुरक्षा जो होती है वो राष्ट्रीय स्तर की होती है, यानी कि समस्त जनसंख्या को कवर करती हुई होनी चाहिए, क्योंकि भोजन मानव होने के नाते सभी का मूलभूत अधिकार है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए। सेशन को लाइक कर दे सभी लोग प्लीज जरूर एक बार। अगला है आपका, खाद्य सुरक्षा को दीर्घकालिक दृष्टि से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं कि चुनाव के लालच में 4-5 महीने चला दिए फिर बंद कर दिए। दीर्घकालिक होना चाहिए, जिससे क्या हो, लोगों को अच्छा भोजन लगातार मिलता रहे। एक देश में होने के नाते, एक सरकार होने के नाते सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध करा पाए, जिस मामले में भारत की स्थिति भी गंभीर है। जैसा आपको पता है कि अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें जो है भारत की स्थिति जो है गंभीर प्रदर्शित की गई, खासतौर से भुखमरी के संदर्भ में ना। तो ये व्यवस्था हमें करनी होगी, दीर्घकालिक व्यवस्था। देखिए, हमने भी जाना खाद्य सुरक्षा होती क्या है। अब हम जानेंगे कि उसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया। तो भारत सरकार ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया, जो गारंटी देता है लोगों को भोजन की, ठीक है। इसमें क्या क्या फैक्टर है, ये 2018 पीसीएस में क्वेश्चन एज इट इज पूछा था मेंस में, 18 पीसीएस में। और इस बार 2021 पीसीएस में 21 के यूपीएससी में पूछा गया है। तो हो सकता फिर से यूपी पीसीएस में पूछ ले मेंस में। देखिए, भारत में लोगों को पोषण का एक उपयुक्त स्तर प्रदान करने के लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2013 में एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया गया, जो प्रभावित था आपका डीपीएसपी के आर्टिकल 47 से, ठीक है। कहां से प्रभावित है? आर्टिकल 47 जो कहता है सभी के लिए भोजन की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 47 से प्रभावित है डीपीएसपी के।
अन्य बातों के अलावा एनएफएसए की मुख्य विशेषता यह है कि यह लाभार्थी परिवार की खाद्य सुरक्षा के कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध करवाता है। मतलब कि लीगल राइट है आपका, ये लीगल राइट है, ध्यान रखिएगा। खाद्य सुरक्षा जो एक्ट लाया गया इसमें प्रावधान किया गया कि गारंटी देता है परिवार को खाद्य सुरक्षा की। ठीक, तो ये था मामला। अब इसके अंदर है क्या क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या, देखिए। पहली विशेषता है इसकी, इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों की 50% जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्र के 50% जनसंख्या को इसमें कवर किया गया। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। स्पष्ट है कि इस अधिनियम को केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं किया गया है, जनसंख्या के आधार पर लिया गया है इसको, सिर्फ बीपीएल वाले परिवारों को नहीं सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण जनसंख्या के 75%, इसमें थोड़ा सा उसके ऊपर जाकर भी लोगों को सम्मिलित किया गया है। इसमें लाभार्थी परिवारों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया। पहला अंत्योदय परिवार और दूसरे प्राथमिक परिवार। ठीक है, अंत्योदय और प्राथमिक परिवार की श्रेणी में इसको बांटा गया। अंत्योदय मतलब जिनका एकदम से कोई व्यवस्था ना हो भोजन की। ठीक है, तो इसमें अंत्योदय परिवारों के लिए 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जबकि प्राथमिक परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी अनाज देने के लिए कहा गया। तो दो श्रेणियों में बांटा गया लाभार्थियों को। एक है अंत्योदय परिवार, उनको कुल 35 किलोग्राम प्रति माह अनाज देंगे, और प्राथमिक परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी अनाज जो है देने की व्यवस्था की गई है। यहां पर मतलब है कि आपके परिवार में कितने भी लोग हों, 35 किलोग्राम आपको मिलेगा, भले 2 ही लोग हों तब भी मिलेगा। यहां पर परिवार के आधार पर तो है ही है, लेकिन इसमें प्रति व्यक्ति के आधार पर 3 लोग हैं तो 15 किलो ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेशन इसमें किया गया है। अगली जो विशेषता है इसकी, दोनों परिवारों को अनाज समान कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। कीमतों में अंतर नहीं किया गया, समान कीमत पर। ठीक, जो कैसे हैं, जो मोटे अनाज हैं उसको 1 रुपए किलो मात्र एक सांकेतिक रूप में लिया जा रहा है। 1 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो चावल जो है दिए जा रहे हैं। 1 2 3 का कंसेप्ट इसमें लगाया गया। मोटा अनाज 1 रुपए, जो गरीब लोग हैं मोटा अनाज खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसको बहुतायत से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। ठीक है, इसके अंदर खाद्य सुरक्षा के कानूनी अधिकार के रूप में सुरक्षित करने के लिए प्रावधान भी किया गया है। जैसे क्या किया गया, मान लीजिए अगर सरकार भोजन नहीं दे पा रही तो क्या करेगी, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करेगी उसकी। ठीक है, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करेगी, अगर नहीं करा पा रही है तो उसके जगह पैसा देगी। जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में अगर कहीं कोई चूक हो रही है या लाभार्थियों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं तो इसकी शिकायत को दूर करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए इसके तहत जो है जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। खाद्य सुरक्षा कमीशन बनाया गया है और अर्थदंड का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई अधिकारी पाया गया जो इसको सही से सम्मिलित नहीं कर पा रहा है या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है तो अर्थदंड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। साथ में पीडीएस व्यवस्था जो है इसके तहत की गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके माध्यम से लोगों तक इसको पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, इतना भी दिया जाएगा। चलिए, तो हमने देखा पहले तो कि गरीबी की मापन के तरीके क्या है और गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास या क्या सुझाव आप दे सकते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने देखा खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उसके प्रमुख प्रावधानों को हमने देखा। अब एक और टॉपिक हम लोग का पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती क्या है पहले ही जाने, क्योंकि स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे हो गई। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पीपीपी क्या होती है? लोक निजी भागीदारी। भारत में पीपीपी शब्द का अर्थ भी सटीक नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रयोक्ता शुल्कों के भुगतान के आधार पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मिलकर लोगों को इंफ्रा सुविधा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उपलब्ध कराना ही पीपीपी है। ठीक है, ऐसे कोई इसका फुल कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुल मिला के समझिए, जैसे कि इंफ्रा का मतलब हुआ जैसे सड़कें हो गई, पुल हो गई, इसका निर्माण जब होता है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। सड़क है, पुल है, ठीक है,
तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, नहीं कि आधारभूत संरचना बोला जाता है किसी भी देश की। तो इन आधारभूत संरचनाओं को बनाने में जब सरकार के साथ निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करता है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ मॉडल्स हैं जिसके आधार पर ये कार्य करता है। पीपीपी के कुछ मॉडल्स हैं जिनके आधार पर कार्य करता है, और उनके कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। सबसे पहला है डिजाइन एंड बिल्ड, डी एंड बी भी बोला जाता है इसको, डिजाइन एंड बिल्ड। इसके अंतर्गत निजी कंपनी सरकारी प्राधिकरण द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार किसी इंफ्रा सुविधा का निर्माण करती हैं तथा निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर स्वामित्व, संचालन, रख रखाव आदि की जिम्मेदारी सरकार को सौंप देती है। मतलब डिजाइन और निर्देश सरकार की तरफ से मिले कि ये बनाना है, उसको बनाएंगी, उसका भुगतान लेंगी, और कुछ भुगतान जो है उनका जो क्या नाम है कि सरकार की तरफ से उनको मिलता भी है, और साथ साथ जो उसमें क्या है, इनकी हिस्सेदारी भी कुछ मामलों में कर दी जाती है। तो पहला जो मॉडल है पीपीपी का वो क्या है, डिजाइन एंड बिल्ड। दूसरा है डीबीओ, डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट। ये क्या है, इस मॉडल के अंतर्गत संबंधित इंफ्रा परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद निजी कंपनियां उसे सरकार को सौंप देती हैं, लेकिन सरकार द्वारा उस परियोजना की लागतों की वसूली के लिए निजी कंपनियों को एक निश्चित समय अवधि के लिए लीज पर दे दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे जो रोड बनती है नए नए, उसमें टोल लगाया जाता है। टोल जो सड़कें बनाई जा रही हैं आजकल, वो इसी वाले मॉडल पे बन रही है, पीपी के, डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट। तो 3 साल कोई सड़क बनाई गई, कोई एक्सप्रेसवे बनाया गया, तो 3 साल, 2 साल, 4 साल के लिए उसकी लागत के अनुसार देखकर उसको क्या किया जाए, कंपनी को ही दे दिया जाए कि आप जब तक आपकी लागत नहीं क्या कहते हैं निकल जाती, तब तक क्या करें, आप इसका टोल लें, और उसके बाद जो है सरकार इसे टोल फ्री कर देती है, या सरकार क्या कहते हैं उस पर वो करने लगती है, अगर जिस तरीके का भी सरकार की योजना हो। ठीक है। फिर है बूट, इसका मतलब है बिल्ट, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर। बिल्ट, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर। नमस्कार। इस मॉडल में निजी क्षेत्र की कंपनी को एक विशेष समय अवधि के लिए किसी परियोजना के निर्माण, स्वामित्व, संचालन, रख रखाव और शुल्क वापसी के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। समय अवधि पूरी होने के बाद कंपनी संबंधी इंफ्रा सुविधा को सरकार को सौंप देती है। पीपीपी के इस मॉडल के अंतर्गत भारत में यह सर्वाधिक लोकप्रिय मॉडल है। ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो किसी भी इंफ्रा को बनाएंगे कोई निजी कंपनी, फिर वो अपने स्वामित्व में उसे रखेगी, उसका संचालन करेगी, और जब लगभग वो उसके कीमत वसूल लेगी, और कीमत से थोड़ा सा ज्यादा ही बेसिकली वसूलती हैं लोग, तो वसूल जब लेते हैं तब उसको क्या करते हैं, सरकार को ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे लोकप्रिय जो मॉडल है भारत सरकार का वो यही है। ठीक है। सबसे लोकप्रिय जो भारत में मॉडल है, जो कि जिससे हम खासतौर से जो सड़कें बनाई जा रही हैं इस समय पर, वो इसी मॉडल के अंतर्गत जो है बनाई जा रही है। अगला है एलडीओ। ये क्या है, लीज, डेवलप एंड ऑपरेट। इसके अंतर्गत निजी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी इंफ्रा परियोजना के आधुनिकीकरण में निवेश करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो है प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। साथ साथ आपने देखा होगा बहुत सारे हवाई जो अड्डे हैं वो अडानी ग्रुप्स को दिए गए, वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए हैं। ये क्या करते हैं अभी, जैसे क्योंकि सरकारी रख रखाव इतना अच्छे से हो नहीं पाता, पैसा सरकार उतना नहीं खर्च कर पाती है, तो उसको रख रखाव के लिए किसी कंपनी को 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए दे देते हैं, और वो क्या करता है उसको एकदम आधुनिक बनाता है, नई नई इसमें क्या करते हैं कि सेटलमेंट लगाता है, और उसके बाद क्या करता है उसको डेवलप करेगा, लीज पे लेगा, फिर डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद ऑपरेट करेगा। तो ऑपरेट करने का मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है अगर वो व्यवस्था फ्री है तो कहीं ना कहीं उससे वसूली भी करेगा। अब निजी क्षेत्र देखिए हमेशा लाभ के लिए होता है। ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ उस पर, जैसे कि आपको कोई प्लेटफॉर्म में पहले 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था, और अब उसको प्लेटफॉर्म को बहुत बढ़िया उस स्टेशन को पूरा चमदमका दिया गया, तो अब जो आप घुसोगे तो हो सकता है 10 का प्लेटफॉर्म 100 रुपए में आपको लेना पड़े उसके लिए। ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं करके ये कमाते हैं। ठीक। और लगाए गए निवेश और अन्य लागतों की वसूली के लिए इंफ्रा परियोजना की एक निश्चित समय अवधि के लिए एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया जाता है। तो वर्तमान में अडानी ग्रुप द्वारा जो लखनऊ और अहमदाबाद का आपने सुना था, और उसके अलावा कई अन्य जो है वो दिए गए हैं,
वो जो दिए गए हैं वो इसी के आधार पर दिए गए हैं, लीज डेवलप एंड ऑपरेट, जिसको कहा जाता है एलडीओ के नाम से। ठीक है, इसका जो आगे का सब पीछे छूट गया उसको थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, इसको देखते हैं। अब हमने देख लिया कि एक तो पीपीपी मॉडल क्या होता है, फिर हमने जाना कि पीपीपी मॉडल जो होता है वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के मैंने पीपीपी मॉडल बताए जो अभी हमारे यहाँ पे साधारणतः प्रचलित हैं भारत में। अब हमें देखते हैं कि इसके संभावित लाभ क्या क्या है पीपीपी मॉडल। ठीक है, पीपी की अवधारणा लागू होने से निम्न लाभ हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लाभ है कि पीपीपी से लागतों की बचत होती है और इससे देश को लाभ होता है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे होते हैं, जो अगर मान लीजिए कोई सड़क सरकार बनवाए तो जो सबसे ज्यादा पैसा खराब होता है वो कहाँ खराब होता है, भ्रष्टाचार। हर आदमी उसमें क्या करने लगेगा, अपना अपना हिस्सा बचाने लगेगा। तो इससे क्या होगा, तो क्वालिटी चली जाएगी, दूसरा क्या होगा उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर किसी परियोजना को ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो तो जानते हैं आप, उनका जो ऑडिट है या उनका जो सिस्टम है चेक करने का, वो बहुत वैसा होता है कि प्राइवेट कंपनियों में भ्रष्टाचार की समस्या नहीं है, या है भी तो बहुत हल्का फुल्का है। ठीक है, तो उससे सबसे पहली बात होती है कि लागत की क्या होती है, बचत होती है। दूसरी क्या फायदा होता है, पीपीपी से इंफ्रा सुविधाएं समय पर उपलब्ध होती है। अब सरकार अगर खुद करे तो सरकार के पास बहुत काम है, अब उसी में सरकार सड़क भी बनवाने लगे तो क्या होगा कि वो जो है समय साध्य हो जाएगा, धीरे धीरे काम होते हैं। अब देखते हो कुछ सरकारी काम अगर है तो कितना धीरे धीरे होता है। तो ये क्या होता है, इनको क्योंकि इनको टाइम बाउंड करके दिया जाता है कि आपको इतने समय में ये पूरा करके देना है। तो सबसे पहले क्या होता है, समय पर उपलब्ध हो पाती है। इसका कारण है कि इनसे जुड़ी हुई वित्तीय जोखिम मुख्य रूप से निजी कंपनियों पर होता है। उनको कहा जाएगा कि हम आपको 1 साल का जो वर्तमान रेट है उस रेट पे पेमेंट करेंगे, रेट पे पेमेंट करें। लेकिन जैसे जैसे अगर ये ज्यादा टाइम लेंगी तो क्या होगा, चीजों के रेट बढ़ेंगे, तो इनकी लागत क्या कहते हैं कि बढ़ जाती है। इस वजह से ये कंपनियां क्या करती हैं, बहुत तेजी से काम करके सरकार को से सौंपती हैं। ऐसी स्थितियां जो क्या करती हैं, परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में मदद कर देती। ठीक, तीसरा लाभ है आपका, इनके विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता के कारण सार्वजनिक प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि सरकार का कार्य क्या है, सरकार का कार्य है लोक कल्याण। अब सरकार अगर इन क्षेत्रों में, इन चीजों में लग जाएगी तो गरीबी, बेरोजगारी और जो क्या कहते हैं लोकतांत्रिक मुद्दे हैं उनसे उनका ध्यान हट जाएगा। तो जब अगर सरकार ने ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर को दे दी तो सरकार जो अपना मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोक कल्याण का कार्य है, उस पर अधिक ध्यान दे पाएगी और उससे क्या होगा, अधिक जनोन्मुख सरकार हमें देखने को मिलेगी। ठीक, तो तीसरा लाभ है। चौथा लाभ है, पीपीपी के कारण सरकार उन क्षेत्रों को इतना विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध करवा सकती है जिनमें निजी क्षेत्र अधिक रुचि नहीं दिखाते। अब यहां तो क्योंकि निजी क्षेत्र को लाभ हो रहा है तो आसानी से मिल जाएंगे हमें ऐसी कंपनियां जो सड़क बना देंगी, पुल बना देंगी और क्या कहते हैं कि उसकी क्या कहते हैं कि परिवहन व्यवस्था में अपना भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन अगर हम किसी कंपनी को कहते हैं कि तुम जाओ क्या नाम है कि इस क्षेत्र की गरीबी गरीबी को दूर करो, ठीक है, लोगों को खाना उपलब्ध कराओ फ्री में और लोगों को क्या कहते हैं शिक्षा दो फ्री में, तो कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो तब अगर सरकार अपने क्षेत्र को यहाँ पर अगर हटा लेगी अपने आप को यहाँ से, तो उस पैसे को, उस धन को वो लोक कल्याण में लगा पाएगी, जो मैंने अभी बताया आपको, गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के सेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनी का लक्ष्य जो है लाभों को अधिकतम करना होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई कंपनी खोल के बैठा, इन्वेस्ट करके बैठा तो वो भैया लाभ कमाने ही बैठा होगा। तो लाभों को अधिकतम करती है। एक बार प्रयोक्ता शुल्कों के निर्धारण होने के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियां उस स्थिति में मुनाफे अधिकतम कर पाएंगी जब वह लागतों में कटौती करेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इनका भी लाभ होगा। अब वो अपना जो टेंडर निकालती है सरकार ना, सरकार टेंडर निकालती है तो सबसे कम बिड लगाता है, बताती है हमको 1 किलोमीटर सड़क चाहिए। एक कंपनी ने कहा कि हम 1 किलोमीटर सड़क 1 लाख में बना के दे देंगे आपको। दूसरी कंपनी भी चाहती कि मुझे टेंडर मिल जाए, तो कहेगी कि मैं आपको 80,000 में बना के दे दूंगा। तीसरी कहती कि नहीं, मैं तो आपको 75,000 में बना के दे दूंगा। तो सरकार तुलना करेगी, उनका रिकॉर्ड देखेगी पास्ट के, उनके पुराने प्रोजेक्ट का अध्ययन करेगी और देखेगी कि इसने पहले तो काम अच्छा कर रखा है, मात्र 75,000 रुपए में दे रहा है, सरकार का भी पैसा बचा 25,000 रुपया और इनको भी क्या कहते हैं कंपनी को काम भी मिल गया। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यहां पर भी देखने को मिलता है। ठीक है,
तो हम लोगों ने देखा कि पीपीपी क्या है, उसके मॉडल देखे और इसके लाभ देखे। यही क्वेश्चन देखिए मेंस में पीसीएस में आते हैं, इसके इधर इधर उधर घूमते नहीं है क्वेश्चन। अगर आप लोग बेसिक हर टॉपिक का कवर कर ले जाते हैं ना, तो क्वेश्चन कितना ही घुमाए कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो कि आपको उसमें कुछ करना नहीं, आपको उसमें प्रोफाइल फॉलो कर लेनी है, और आपको मैं कम्युनिटी के संदर्भ में जो भी अपडेट्स देता हूं, जैसे आज बीपीएससी की डेट बढ़ गई, उसका अपडेट किया मैंने। या बीपीएससी कब है आपकी, 7 मई को है, ठीक है, तो मैंने अपडेट कर दिया, सॉरी 7 मई का 5 मई को है, तो अपडेट किया। इसी तरीके से यूपीपीएससी की एग्जाम नोटिफिकेशन संबंध में सभी चीजें कम्युनिटी पे अपडेट करता रहता हूं मैं। तो आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आपको मेरे सभी क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन से कम्युनिटी की चीजें प्राप्त हो पाएंगी। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। 9 बजे इस क्लास के जस्ट बाद करंट अफेयर का सेशन आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग 30 सवाल 30 मिनट में करंट अफेयर का करते हैं। इसको ज्वाइन करके करंट अफेयर के सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी जस्ट इस क्लास के बाद इसका डिस्क्रिप्शन भी, क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसके माध्यम से आप लोग क्लास को जुड़ सकते हैं, प्रोफाइल को फॉलो कर भी सकते हैं, ताकि आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और किसी क्लास को अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगे तो आप मेरा कोड PS10 डाल के से अनलॉक कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली 8 PM पे सेशन मिलता है ये आप लोगों को, जिसमें हम लोग पीसीएस मेंस का 20 डेज रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं, यूपीपीएससी मेंस के लिए, 2021 के मेंस के लिए। 8 बजे डेली सेशन मिलता है। और अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड है, आप लोग मेरा कोड PS10 डाल के 10% डिस्काउंट उपलब्ध सभी ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं। 8 बजे मिलता है सेशन ये। अगर आप लोग वाकई में पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आपको इससे बेहतर चीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आपको फिर एक C+ कोर्स में जाना होगा, एडमिशन लेना होगा। जो चीजें प्लस की है मैं 20 दिन में रिवीजन करा रहा हूँ, और खासतौर से पेपर 3 का सेक्शन अभी लेके चल रहा हूँ, उसके बाद यूपी स्पेशल को उठा लूंगा, फिर ज्योग्राफी वाला जो पेपर 1 में सेक्शन है वो उपलब्ध करा दूंगा, कुछ पर्यावरण के टॉपिक उपलब्ध करा दूंगा। इतने में समझिए आप जो है काफी हद तक जो है अच्छी जो है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन की क्वालिटी आप खुद देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिया जा रहा है, क्वालिटी आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है सर की आपको दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।